बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, आज इस ग्रैंड डिबेट में उन मेहमानों को दावत दी गई है जिनका ओढ़ना बिछोना मुल्क की खबरों के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क में कोई भी बड़ी हैपनिंग होती है तो इन्हें अवाम में राय आमा बनाने के लिए अल्फाज से खेलना पड़ता है। इनकी स्टोरी टेलिंग को अवाम में खासी अहमियत हासिल है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब। खबर को नाप तोल का फ़न खूब तरीके से जानते हैं और बहुत से अखबारात के एडिटर भी रह चुके हैं। रोज़ाना सैकड़ों खबरों की वैल्यूज़ पर फ़िक्र करना और फिर अपने तबसरे के ज़रिए राय आमा बनाने में पेश रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। इनके कॉलम्स के ज़रिए तहरीरों में इस कदर गहराई होती है कि खबर समझने वाला बाल की खाल उतार कर कहानी बता सकता है कि आइंदा हालात हाज़रा किधर जाने वाले हैं। उनके हमरा मौजूद है जुनैरा अजहर साहिबा। ये एंकर पर्सन है। पाकिस्तान में इनकी आवाज़ और अल्फाज को कोई भी करंट अफेयर शो देखने वाला बखूबी जानता है। अपने सवालात से बड़े बड़े सियासतदानों को ये हमेशा मुश्किल में डाल देती हैं। उनके हमरा मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, जिन्होंने बहुत सारे साल रिपोर्टिंग की है और मैं कहूँगी कि उनके तजर्बे खूब नज़र आते हैं उनके करंट अफेयर के शो में कि उन्होंने सवालात से रिपोर्टिंग के तजर्बे की जो झलक है वो आप बखूबी तौर पे महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। मुल्क में सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है। रोज़ाना ख़बरों को कैलकुलेट करके जो तज्ज़िया वो पेश करते हैं उस पर कायल हुए बिना नहीं रहा जा सकता। हालात हाज़रा को जानना हो तो आमिर मतीन साहब को सुनना निहायत ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ें तो सैयद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फिर से कहूँगी कि मुल्क की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है काजी साहब। कम अज़ कम गुज़श्ता 3 दहाइयों से एक्टिव जर्नलिज़म करते आ रहे हैं। हुक्मरानों के ऐवानों की ऊंच नीच को अल्फाज में ढालना इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। आगे बढ़ें तो ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये एंकर पर्सन है टीवी टॉक शो में सवालात से सबको यकीनी तौर पे लाजवाब कर देने वाले साफ़ी हैं, जिनकी खबरों पर बहुत ही गहरी नज़र होती है। उनके हमरा मौजूद है राना अजीम साहब। हमारे पैनल में ये एंकर पर्सन है जिनके मैं कहूँगी 48 घंटों की खबर का सभी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। हुकूमती ऐवानों में प्लानिंग होने के साथ साथ उनके सोर्स उन्हें सब बता देते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। शुरू में करूँगी आमिर मतीन साहब से। आमिर साहब, आपसे इलेक्शन के हवाले से यकीनी तौर पे शुरू करूँगी। पाकिस्तान के अंदर आमिर साहब इलेक्शन का जो सूरज है वो तुलू होता हुआ हमें बखूबी तौर पे नज़र आ रहा है। अवाम भी सोच रही है, यूथ भी सोच रही है, आप जैसे हम जैसे छोटे बड़े तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं वो भी ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जी, ये इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे मुश्किल इलेक्शन है तज़्ज़िये के लिहाज से। मुझे माहूम सी याद है 1970 के इलेक्शन की। 77 का मैंने स्कूल में इलेक्शन देखा था, पर 1985 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं मुझे ये एजाज़ हासिल रहा है कि मैंने जर्नलिस्ट कवर किए हुए हैं। पर ये अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसके मतलब तज़्ज़िया करे और बताएं कि आप कौन जीतेगा, क्या बनेगा, तो बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले कि आप आगे जाएं कि कैंडिडेट कौन होगा, किसने पिछले इलेक्शन में कितने वोट लिए, कौन सी पार्टी है और किसका क्या वो है, आपको यहाँ यही नहीं तयन कर पा रहे कि किन कंडीशंस में इलेक्शन होगा, किसको मौका दिया जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ पाएगा, कौन मैदान में होगा, कौन इलेक्शन डे वाले दिन क्या होगा, वो कंडीशंस क्या होंगी। सो ये तयन हो जाए तो उसके बाद फिर तज़्ज़िया किया जाता है। तो यहाँ अभी तक भी उसके ऊपर सवाल हैं, बेताशा है। रोज़ एक नई खबर आ जाती है और पता चलता है कि वो जो गोल पोस्ट आगे चली गई है, हालात तब्दीली कर दी गई है, कंडीशंस बदल गई हैं। सो ये जब तक क्लियर नहीं होता। दूसरा, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले भी जो निशान इंतखाबी निशान लिए गए मगर दे दिए गए, जिस तरह के निशान पीपल्स पार्टी का जो है वो लिया गया, तलवार ले ली गई, तीर दे दिया गया, साइकिल ले ली गई तो उनको मौजूदा शेर मिल गया। पर ये कभी नहीं हुआ कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी के पास निशान ही नहीं है। ये कभी नहीं हुआ कि मेन स्ट्रीम पार्टी का जो है मेन जो कैंडिडेट है वो जेल में और वो नाअहल हो चुका है, बाकी उनका सेकंड टियर भी गायब है, उनका थर्ड टियर भी गायब है। तो क्लियरली एक नज़र आता है। तो इसमें क्या इंसान क्या तज़्ज़िया करे, बस बैठ कर लोग पूछ रहे, तो मैं तो डर रहा होता हूँ कि लोग पूछ ना ले कोई
कि जी क्या बनेगा, इलेक्शन का क्या बनेगा, इतना मुतनाज़ा हो गया। चले मैं यहीं तो से इरशाद साहब की तरफ ही चलती हूँ। इरशाद साहब, मुझे ये बताइएगा, आमिर साहब ने जो तज्जिया पेश किया, क्या यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर 8 फरवरी को हमारे सामने तारीख मौजूद है, मगर फिर भी हम मशकूक तरीके से इसको देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं, इलेक्शन होने के बारे में बात नहीं हो रही, मेरे ख्याल आमिर साहब भी नहीं कर रहे। देखिए, तज्जिया किया जाता है हालात और वाक़यात का। जहाँ हालात मखदूश हों और वाक़यात मशकूक हों, वहाँ तज्जिया बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं तो ये एक रस्म पूरी करनी है, आपने एक रिहर्सल करनी है, या वाकई उसके नतायज की रोशनी में मुल्क को आगे चलाना है। उस इलेक्शन का कोई मकसद है? क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आपने लानी है? क्या मुल्क के अंदर सियासी जो अदम इस्तेकाम मौजूद है उसको ख़त्म करना है? क्या इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में एक मजबूत हुकूमत कायम करनी है? क्या इलेक्शन के नतीजे में आवाम का जो एतमाद मौजूदा सिस्टम पर बहुत हद तक जो है बरकरार नहीं रहा, उसको बहाल करना है? तो इन सवालात के जवाबात अभी तक नहीं मिल पा रहे, और यही वजह है कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन शुरू की है हफ्ज़ाबाद से, और हफ्ज़ाबाद के जलसे में जो अदम दिलचस्पी थी वो मुस्लिम लीग से नहीं थी। मुस्लिम लीग से तो मुस्लिम लीग के बारे में तो अब हर शख्स ये कह रहा है कि जी मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं। एक शख्स जिसके बारे में यह तासुर पुख्ता कर दिया गया है या पुख्ता हो चुका है कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनने वाला है या वो जमात इक़्तिदार में आने वाली है, उसके जलसे में एक मजबूत गढ़ है अफजल तारड़ साहब का, सायरा तारड़ साहिबा का, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, वहाँ लोग नहीं आते। तो इसका मतलब है लोग समझते हैं कि चूँकि हमारी तो इसमें कोई जो फ़ैसला भी हुआ है या जो फ़ैसला होने जा रहा है, हमारी तो कोई इसमें इनपुट शामिल ही नहीं है, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं और लोगों को दिलचस्पी नहीं है, या लोग लाताल्लुक़ हैं, या जो दिलचस्पी शो करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते आपने बंद कर दिए हैं कि वो निकलेंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन के हवाले से कोई तज्ज़िया करना आसान नहीं रहता। इलेक्शन अवाम की राय के इजहार के अलावा कोई मकसद नहीं होता इलेक्शन कि अवाम जिसको चाहते हैं इक़्तिदार में लाना, उनके लिए एक रास्ता दिया जाता है कि ये आपके लिए रास्ता खुला है। देखें, डिक्टेटरशिप में और जमहूरियत में फ़र्क क्या होता है? सिस्टम वहाँ भी होता है। ये कोई बेवकूफ़ी हो सकता है जो समझे कि सऊदी अरब में कोई सिस्टम नहीं है, या चीन में कोई सिस्टम नहीं है, या रूस में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम वहाँ भी होता है। फ़र्क ये होता है कि वहाँ अवाम की मर्ज़ी का सिस्टम नहीं होता। अवाम अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी राय से तब्दीली नहीं ला रहे होते। बिल्कुल, तब्दीली उन पर मुसल्लत की जाती है। ठीक है। जमहूरियत में तब्दीली इक़्तिदार के रास्ते खुले होते हैं, हर शख्स के लिए, हर गिरोह के लिए, हर जमात के लिए। लेकिन अगर आप नौजवान नस्ल को, आप कौम को ये बावर करा दें कि आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है, आप इस रास्ते पे जा सकते हैं, ये रास्ता आपके लिए बंद कर दिया यहाँ से मैं तो फिर कोई तज़िया करना आसान नहीं है। बिल्कुल, मैं इस वक्त सैयद काजी साहब की तरफ चलती हूँ। काजी साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे अहम मामलात हैं, बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई शाद साहब ने। अगर मैं वो कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, आपके सामने अगर ये पॉइंट रखूँ कि क्या वाकई इस किस्म के इलेक्शन से मुल्क पटड़ी पर चढ़ जाएगा, तो आप कितने फ़ीसद इसको दुरुस्त तस्लीम करेंगे? देखें, ये बड़ा 2 लेवल हैं। एक तो टेम्पोरल आप कर लें कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मगर एक मैक्रो लेवल पे बड़े दिलचस्प इसका तज्जिया है। दिलचस्प कह लें और तकलीफ दे भी कह लें। वो ये है कि बेसिकली व्हाट वी आर विटनेसिंग, क्या देख रहे हैं हम आपके एक आध इदारे को छोड़ के बाकी तमाम इदारों का निज़ाम देख रहे हैं। अभी मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि रास्ते खुले हों, रास्ते तो 2 ख़ानदानों के लिए खुले हुए थे। यानी आज बेसिकली बिस्तर मर्ग पे आपकी लिबरल डेमोक्रेसी है। पुलिस किधर है? 4 बंदे लो, अदालत की चौखट पे जाओ, गालियाँ दो, सुबह उनसे इस्तीफ़ा पकड़ लो। 1981 से मियाँ नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को डिस्कस कर रहे हैं। आपके हमसाए में 81 में कौन PM था? फाइनेंस कैपिटल ने जिस तरीके से इस रियासत को अंडरमाइन किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम
तजिए का मुतकाजी है ये ऐड। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सरमाए की लौंडी जमहूरियत को बनाया आपने, अब हुआ क्या, मैं बात खत्म करता हूँ। जिनको ज़राए पैदावार पे कब्जे का मौका आपने दिया, उन्हीं के कब्जे में पार्लिमान है। क्या क्या कहा खान अब्बासी ने, कितने करोड़ रुपए में बिकता है आपका सेनेटर। तो भाई ये मंडी है, ये हट्टी है, और ये सामने आया है। और मैं ذاتی तौर पर कुछ ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं और मतीन साहब जो हैं, हमारा पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हिस्ट्री में ये बात सामने आ गई है कि ये दुकानदारी है, बड़े लेवल की ये डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में कोई गरीब आदमी वोट डालने का किराया भी उसको देना पड़ता है कि तुम वोट डालो। आपने हिस्ट्री की कायसा बड़ी अच्छी मिसाल दी। मीर साहब की तरफ चलती हूँ। मीर साहब मुझे ये बताइए, हमेशा पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो हमेशा डिबेट होती है, और मुझे ये बताइए कि बहस का पैमाना क्या हमेशा यही रहा, या 2024 में आप एक मुख्तलिफ बहस देख रहे हैं तमाम हलकों के अंदर? देखिए, आपने कहा कि सूरज तुलू हो चुका है इंतखाबात का। मैंने अर्ज़ किया कि मगर धुंध छाई हुई, और हमारे साथी सब वही बातें कर रहे हैं और उसी की अदा कर रहे हैं। कोई किसी से नाला है, कोई किसी से नाराज़ है। भाई साहब ने इशारे किए, लेकिन एक जगह पे आके रुक गए। अवाम को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई एक पार्टी से नाराज़ है, कोई दूसरी पार्टी से नाराज़ है। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम स्टेक होल्डर से नाराज़ हूँ। स्टेक होल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टियों को क्या है, एक बनी गाला में बैठा हुआ है, एक जाती उमरा में बैठा हुआ है, एक बिलावल हाउस में बैठा हुआ है। मेरा आपका क्या ताल्लुक़ इन सारे मामला से? अवाम की हुक्मरानी कहाँ चली गई? देखिए, मैं बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात हो भी गए तो इंतखाबात के बाद भी सूरत हाल नहीं संभलेगी, और ना भी हुए तो तब भी नहीं संभलेगी। ये ना समझे मैं ये कह रहा हूँ कि ना कराओ इंतखाबात तो सूरत हाल समझ जाएगी। मेरे ख्याल हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, आपने जिक्र किया 70 के इंतखाबात का, मैं गालबन वो वाहिद आदमी हूँ जिसने 70 के इंतखाबात एक सहाफ़ी के तौर पर कवर भी किए, उन पर लिखा भी। और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कभी कभी अदारे कितनी बड़ी गलतियाँ करते हैं। ख्वाब देख लिया, हंग पार्लियामेंट बनेगी, हंग पार्लियामेंट बनेगी तो याजा खान बड़ी आसानी के साथ मनूवर कर लेगा और हुक्मरान रह जाएगा, और मुल्क को जिस तरह चलाएगा चला लेगा। फिर किसने क्या किया? कैसे कैसे डेमोक्रेट मौजूद थे उस वक्त? मुल्क तोड़ दिया अपनी हुक्मरानी की खातर। ऐसी उसके कोई फ़ायदा भी हुआ क्या अवाम को? यही था ना कि डॉलर 4.25 पे, पौने 4.5 पे था, वो 11 रुपये हो गया। ठीक, यही हुआ ना इस मुल्क के साथ। गरीब आवाम को क्या मिला? जो हम सैकड़ों में तनख्वाह लेकर खुश हुआ करते थे, हज़ारों में लेकर रोने लग गए। तो बात यह है कि अगर आप सोचा जाए तो हम बहुत बुरी दलदल में फंसे हुए। इस दलदल से कैसे निकलना है, क्यों कर निकलना है? देखिए, एक अच्छी तरह याद रखिए, क्या सिर्फ इंतखाबात जमहूरियत की निशानी नहीं हुआ करती। सिर्फ इंतखाबात कभी कभी हिटलर को भी ले आया करते, और नौजवान नस्ल के नाम पर और ख्वातीन के नाम पर लाया करते। आगे की बात मैं नहीं करना चाहता। इस हर बात को सोचना चाहिए कि हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे स्टेक होल्डर जो है वो जवाबदेह हैं। हम सब जवाबदेह, मैं जवाबदेह, एज ए मीडिया पर्सन मैं जवाबदेह, और मीडिया पर्सन ना भी कहूँ तो एक शहरी के तौर पर मैं जवाबदेह हूँ। हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ज़मीर हैदर साहब, आपसे भी इलेक्शन की चूँकि बात चल रही है, इलेक्शन होना चाहिए, हम सब ख्वाहिशमंद हैं, एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, और इस इलेक्शन पे शक के बादल अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम सब जो फ़िक्र कर रहे हैं वो आवाम की फ़िक्र है, इस मुल्क की फ़िक्र है, और बड़ी खूबसूरत बात मीर साहब ने की है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। जितने हल्के हैं, सिर्फ एक पे जिम्मेदारी क्यों है? तमाम हल्के अपना क्या रोल उसी तरह से प्ले कर रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल सबको अपना एक रोल जो है वो अपनी हदूद के अंदर रहकर जो है वो प्ले करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई उससे एक्सीड कर रहा होता है, या सीड कर रहा होता है, या पीछे जा रहा होता है, और ख़ुद स्पेस दे देते हैं लोग। और हमारी, मैं कहूँगा कि हमारी सियासी जमातों ने, सियासी लीडर्स ने स्पेस खुद दी, और फिर उसके ख़िलाफ़ ख़ुद खड़े भी हुए और स्पेस लेने की कोशिश की, और बहुत बार नाकाम भी हुए, कभी कामयाब भी हो गए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो एक इशू है, मैं समझता था कि जब भी इंतखाबात की बात होती थी कि हर
5 साल बाद, और इसमें एक हमने इतना एक सेटअप देख लिया, एक लीडरशिप देख ली, एक पार्टी देख ली, हुकूमत देख ली, और इसमें अब लोग आहिस्ता आहिस्ता शऊर की तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने जो है बहुत लोगों को अवेयरनेस दे दी है, और मैं हमेशा ये सोचता था कि अब जो है ना ये छलनी जो है ना, अब इसमें और गंदे लोग निकल जाएंगे, और फिर जो इंतखाबात, क्योंकि लोगों को शऊर आता जा रहा है और लोग देख रहे हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये गलत है, इसको अब इस दफ़ा वोट नहीं करना। और फिर मैं एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर मैं देखता था कि नहीं अब जो होगा अब बेहतर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि शायद हम एक उस सर्कल में हैं जहाँ से हम चलते हैं वहीं पे आके रुक जाते हैं, और वो जो छलनी है जिससे मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो बेहतर फैसला करती है इंतखाबात के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्यों उस तरह वो रियलाइज़ नहीं होती वो चीज़, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैं हमेशा ये समझता हूँ, और अभी भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आवाम फैसला करेगी बहुत अच्छा करेगी। जुनैरा, बहुत पीछे हम नहीं जाते, हम सिर्फ 2024 और 2018 तक महदूद रहते हैं। 2018 के इलेक्शन के हवाले से कहा जाता है कि बहुत मैनेज किस्म का इलेक्शन था और तारीख़ उसे बड़े बदतरीन हवालों से याद रखेगी, मगर वहाँ पर तमाम जमातों के लिए टूटी फूटी सही मगर एक फील्ड हमें नज़र आई। 2024 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें फील्ड भी हमें नज़र नहीं आ रही, तो इस इलेक्शन को तारीख़ किस तरह से याद है? वेल, डिपेंड करता है तारीख़ लिख कौन रहा है। जो राइटर होगा वो अपनी मर्ज़ी की बात लिखेगा, लेकिन अवाम की भी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, और जिस तरह मेरे इतने सीनियर कॉलीग्स बैठे हुए हैं, इनकी मेमोरी में वो सब कोडेड है, एंड दे आर टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि क्या क्या होता रहा है। उसको आप इरेज़ नहीं कर सकते, और ब्लिंक कर सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन इरेज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये कि एज अ रियलिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया में रखने की कोशिश की जाती है लोगों को, और सेल भी वही होते हैं, ख्वाब ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन एज अ रियलिस्ट मेरे ख्याल है राइट फ्रॉम द डे वन एक एलीट कैप्चर है जो इस मुल्क पे मुसल्लत है, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। उसके फेसेस भी 40-40, 50-50 साल से चेंज नहीं हुए। हम इंडिया में मुग़ल एम्पायर में देखते थे शाहजहां की 40 साल की हुकूमत, जहांगीर की इतने साल की हुकूमत, 40-45 साल तो हमारे पॉलिटिशियंस ने भी पूरे कर ही लिए भी बदल गए हैं। तो ये जो इन्होंने मनसब संभाले हुए हैं, ये इनको छोड़ने को तैयार नहीं, और ये इसलिए तैयार नहीं है कि जो पावर सेंटर हैं उनको भी ये सूट करते हैं। तो जब कुछ लोगों के जो एलीट हैं उनके स्टेक्स अलाइंड होते हैं, तो उसमें लोग इररेलेवेंट हो जाते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। हर कोई आके जमहूरियत को एक नए रैपर के साथ एक नई रैपिंग में पेश कर देता है। 300 यूनिट फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, लोगों को उसी पे रखा हुआ है, रोटी पे, कपड़े पे, मकान पे, उसी पे रखा हुआ है। खुद ये लोग कहाँ तक स्विट्ज़रलैंड तक पहुँच गए हैं, वो रोटी कपड़ा मकान भी सिर्फ एक ख्वाब है। तो हम रोटी कपड़े मकान से आगे गए कब हैं? शऊर तो फिर बहुत बाद में आता है ना। तो इन रियलिटी हमारे पावर सेंटर्स के लिए पीपल मैटर नहीं करते, यानी ये समझ लेना चाहिए। वो सौदागर हैं जो ख्वाब बेचते हैं उन आँखों को जो खाली हैं ख्वाबों से। राना साहब की तरफ चलती हूँ। राना ज़िम साहब, आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और मेरे ये तमाम जितने भी बड़े गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे पैनल में, इन्होंने हक़ाइक़ पे खरी सच्ची बातें की हैं, थोड़ी कड़वी ज़रूर हैं। आपको जब भी सुनते हैं आप एक उम्मीद देते हैं, नौजवान को उम्मीद देते हैं, आप अवाम को उम्मीद देते हैं। क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से जो आप आज पब्लिक के लिए रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो मतीन साहब ने भी कही, शाहद आरिफ साहब ने कही, सब ने कही, कि ये इंतखाबात का सूरज तुलू हो रहा है। कड़वाहट से मीठे की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता, तुलू हो रहा है, लेकिन जमहूरियत का सूरज डूब रहा है। इन इंतखाबात से जमहूरियत का सूरज डूब रहा है। इसलिए कि मुझे एक बात है कि आप इंतखाबात कराते हैं अवाम के फ़ैसले के लिए, अवाम के वोट से मुतहब होने के लिए, और ये हमेशा होता यह था कि अवाम के वोट की बजाय मुहतम कहीं और से होता था और उसे ला के सामने रख दिया। ये वाहिद इलेक्शन होगा जिसमें तारीख़ बदलेगी। मैं आज भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कि सिर्फ एक सियासी जमात को जलसों की इजाज़त है, लेकिन आप ये देखें कि अगर अवाम ने अदम दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ मैं जिन लोगों को देखता हूँ, मैं जिन यूथ को देखता हूँ, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल मैं लाहौर के एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया,
मैं हैरान रह गया उस यूनिवर्सिटी के 95% स्टूडेंट्स जिनके वोट बने हुए हैं, वो कह रहे हैं हम अपने अपने इलाकों में कैंपेन चला रहे हैं और कैंपेन वो उसके लिए चला रहे हैं यूथ जिसके साथ है। वो क्लियर उन्होंने एक बात। इसके साथ ही ग्रैंड डिबेट हमारी जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है और यूथ के चंद अहम सवालात हैं इन तमाम मोतबर लोगों से जो इनके सामने हम रखेंगे। मगर चूंकि इलेक्शन के साथ बहुत सारे मामलात जुड़े हैं, इसमें एक मामला है रिवाइवल ऑफ इकॉनमी का। इसके हवाले से भी हम बात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ग्रैंड डिबेट में एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदेद कहेंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन और इलेक्शन से जुड़े तमाम मामलात के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम इस डिबेट के अंदर मामलात आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्शन को लेके वो हमारी यूथ का है। यूथ है जिसके जहनों में कई सवालात हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उन तमाम सवालात के जवाबात उस कदर या उस तरीके से उन्हें मुयस्सर नहीं है जो उनकी तसल्ली या तशफ़ी करा सकें। आज हम इलेक्शन के ऊपर चूंकि बात कर रहे हैं, मेरा मोतबर पैनल मेरे साथ मौजूद है जिनके सामने हम नौजवानों के कुछ सवालात रखेंगे और फिर इनसे इनकी राय और इनका तज्जिया लेंगे कि नौजवान जो ये सवाल कर रहे हैं इसका जवाब क्या है और कितना तसल्ली और तशफ़ी के साथ उस जवाब को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नौजवान है, पहले उनका सवाल सुन लेते हैं और फिर अपने पैनल के सामने उसको रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज तक जो भी मुल्क में इलेक्शन हुए हैं उसे दांदीज़दा करार दे दिया गया है। इलेक्शन में कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है? ये वो अहम सवाल है और यकीनी तौर पे ये सिर्फ कोई एक नौजवान नहीं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके ज़हनों में ये सवालात मौजूद है। तो आमिर मतीन साहब से शुरू करते हैं। आमिर साहब, सवाल आपने नौजवान का सुना। जी बिल्कुल, यही एक बदकिस्मती है कि पहले ही हमारे यहाँ हर इलेक्शन कंट्रोवर्सी हो जाती है और इस दफ़ा तो लगती है वो बिल्कुल धांधला है कि भी इलेक्शन हुए नहीं हैं, जितने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं उसकी वजह से यही डर रहता है कि जो भी नतीजा आएगा उससे जो लोग चाहते हैं, जो इलेक्शनों का मकसद होता है कि उससे फलाह हो और लोगों की नुमाइंदा हुकूमत हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, तो वो नतीजे नज़र आते हुए नहीं नज़र आ रहे। यही एक सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है। सही है। काजी साहब, आपकी तरफ यहीं से आऊँगी। कौन सी ऐसी आपको चीज़ें ऐसी या पॉइंट्स ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर कमी बाकी रह गई है जिनको दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, जब आपका इलेक्टोरल सिस्टम ये है कि 0.1% लोग तो अहल हों इलेक्शन लड़ने के, बाकियों से इलेक्शन ले लें और रिज़ल्ट जो है वो पहले मैन्युफैक्चर कर लें आप, तो बेसिकली ये है कि जब एक निज़ाम, चाहे वो कोई भी निज़ाम हो, वो लोगों की इज्तमाही और निजी जो बिज़नेस एम्पायर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तवार होता है। हमें ये इलेक्शन सुनाते रहते हैं। ये हर चीज़, हर फ़ायदा इस इलेक्शन का और हर इकदाम, जिस तरह किसी ने कहा था ना कि स्टेट हैज़ बिकम अ कमेटी टू रन द अफेयर्स ऑफ रिच एंड माइटी, इलेक्शन भी इसमें यही होगा। तो जब तक ये निज़ाम इन प्लेस है, ये इलेक्शन जो है वो अवाम के मफाद में नहीं होगा, खवास के मफाद। सही है, ठीक है। इरशाद आरिफ साहब। देखिए, असल में इल्ज़ाम लगना कोई माना नहीं रखता। असल बुनियादी चीज़ ये है कि अगर एक हुकूमत अवाम का एतमाद लेकर आई है, थोड़ी बहुत उसमें धांधली हुई है, इल्ज़ाम भी लग रहा है, लेकिन एक मेजॉरिटी ये समझती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुआ है, तो फिर वो हुकूमत चलती भी है क्योंकि उसको अवाम का एतमाद हासिल होता है। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया है कि हमें ये बावर करा दिया गया है कि नताइज तय कर लिए गए हैं, ये वज़ीर आज़म होगा, ये वज़ीर आला होगा, फ़लाँ को आने नहीं दिया जाएगा, फ़लाँ को हर सूरत मुसल्लत किया जाएगा। तो उसकी वजह से अवाम का एतमाद मजरूह किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को ये जो राना साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, नौजवान, मैं नहीं समझता कि ये टर्न आउट कम होगा, टर्न आउट ज़रूरत से ज़्यादा होगा। और उस टर्न आउट को अगर नताइज में तब्दीली के ज़रिए गैर मौसर करने की कोशिश की गई तो वो ज़्यादा मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा, सिस्टम के लिए ख़तरनाक होगा। मीर साहब, मुझे ये बताइए, अमूमी तौर पे ये जैसे नौजवान हमारे सवालात कर रहे हैं, वो समझते कि धांधली को कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए इलेक्शंस के हवाले से, तो फिर शायद धांधली नहीं होगी। ये उसी सवाल को
मैं आपके सामने ज़रा ओपन करूँ, क्या समझते हैं कि यही वो कमी है जिसको दूर ये करने की दुरुस्त ज़रूरत है? बात है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी मशीन जो है वो इंसान पर हुकूमत करने लग जाती है। हुआ था हमारा वो एक पिछले इलेक्शन में, आर्टिस्ट की बात मशीन ने फैसला कर दिया था, इंसान देखते रह गए थे। मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक बुनियादी सवाल उठाता हूँ, तमाम अपने साथियों के सामने खतरनाक बात कर रहा हूँ। नौजवान से आपकी क्या मुराद है? चंद साल पहले आप फख्र किया करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की फोर्स आपके पास है, इतने करोड़ है। अभी 2-3 साल से आपने उल्टी बात कहनी शुरू कर दी है। इन नौजवानों में से 50% से ज़्यादा लोग वो हैं, इतने करोड़, जो स्कूलों में नहीं जाते। ये तो बोझ हुए ना जी। फिर आप कहते हैं, फिर आपने कहना शुरू किया कि स्कूलों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, ये मदरसों में जाते हैं, और आप राय उनसे पूछ रहे हैं। मैं बड़ी ख़तरनाक बात कर रहा हूँ। आपने अपनी नौजवान नस्ल के साथ जो किया है और उसको जिस मुख्तलिफ रस्तों पर जिस तरह डाला है, और इस तरह कन्फ्यूज़, उतनी कौम कन्फ्यूज़ नहीं हुई जितनी आपने नौजवान। आप राय लेते हैं तो एक ख़ास तबके की लेते हैं, ख़ास अदारों से, मैं यूनिवर्सिटियों का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, उनसे लोगों को लेकर उनसे पूछते हैं। आप देखिए, जो भुट्टो का इनकलाब था ना, वो गरीब आदमी का इनकलाब था, वो लोअर क्लास से शुरू हुआ था। और ये जो इनकलाब है ना, ये लोअर मिडिल क्लास, वाइट कॉलर क्लास का है। और मैं बाकी तशरीह नहीं करता कि वाइट कॉलर क्लास और लोअर मिडिल क्लास से उठने वाला इनकलाब क्या रिजल्ट लाया। ये इनसे पूछ लीजिएगा, ये जानते हैं कि फस्तायत क्या होती है और सोशलिज्म क्या होती है। हमें तजिया करना चाहिए पहले सारी चीज़। असल में ज़ुनैरा साहिबा, प्रॉब्लम यही है कि नौजवान के जहन में जो फंसा हुआ है ये जुमला, एक धांधली का ये लफ्ज़ जो है, इसको निकालना है, वो जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है। तो कैसे दूर करें? ये लफ्ज़ ना फंसता अगर आपने उनको और मामलात में ओपन एवेन्यूज़ दिए होते। नौजवान को क्या चाहिए होता है? अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं। आप उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको इनकरेज करें, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इनकरेज करें। यहाँ पर तो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है और स्टूडेंट के साथ जो प्रोफेसर का ताल्लुक़ है वो आज आप जाके चेक कर लें, देयर इज़ नो कनेक्शन, देयर इज़ नो डिबेट, देयर इज़ नो डिस्कोर्स। कोई वहाँ पर उनको ऐसी एक्सरसाइजेज़ करिकुलम में रहते हुए नहीं कराई जाती जिससे क्रिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल हिस्ट्री को वो पढ़ें। वो क्या कर रहे हैं उसके नतीजे में? वो जो गैप है, उसका जो गुस्सा है, वो अब टिकटॉक पे निकाल रहे हैं, वो अब ट्विटर पे निकाल रहे हैं, वो फेसबुक पे निकाल रहे हैं। और हम समझते हैं ये इनकलाब आ रहा है। ये इनकलाब नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही है। दिस इज़ केओस बेसिकली। नौजवान की ये अवेयरनेस है या उसके दिमाग की फ्रस्ट्रेशन है? ये बिल्कुल ऐसी बात है। मैं इन सारी चीज़ों से हट के बात कर रहा हूँ। अभी मीर साहब ने एक बात की है कि हम कॉलेज तलीमी इदारों के नौजवानों को लेते हैं, उस यूथ को लेते हैं। अभी माइक पकड़ के हम चौक में चले जाते हैं जहाँ पे एक आम गरीब रेडी वाला खड़ा है, जहाँ पे आम फ्रूटर बेचने वाला खड़ा है, सिर्फ उसके आगे माइक रख के कहते हैं आपने वोट किसको देना है, और उसकी उम्र 25 साल, 30 साल या 40 साल है, जिसको मदरसे जाने की भी बेचारे के पास गुंजाइश नहीं है, तो वो जवाब दे देगा मैंने वोट किसको देना है। यानी ये उसकी एक सोच है, उसको पता है कि मैंने वोट किसको देना है। उसने ये नहीं कहना कि मैंने वोट माजे को देना, साजे को देना है। और आप जब उससे ये सवाल करेंगे ना वोट क्यों देना है, तो वो बताएगा मेरे घर की बिजली का बिल कितना आता था, वो कहेगा मेरे बच्चे या मेरी एजुकेशन का किसने बंदोबस्त किया, किसने बंदोबस्त नहीं किया। तो ये पहला पाकिस्तान का इलेक्शन है जिसमें कारकुन भी गिरफ्तार है, जिसमें उम्मीदवार भी गिरफ्तार है, जिसमें सपोर्टर भी गिरफ्तार है, जिसमें पोस्ट डालने वाला भी गिरफ्तार है। तहरीक इंसाफ के दौर में चंद लोग गिरफ्तार थे, सारे गिरफ्तार नहीं थे, सबको जलसों की इजाज़त थी। लिहाजा अब नौजवान ये सोचता है कि अगर मुझे इंतखाब का मौका मिल रहा है, अगर मैंने अपने वोट का इस्तेमाल करना है तो मुझे इस्तेमाल करने दें, और जिसको मैं मुंतखब करता हूँ फिर मुझे उसका एहतसाब भी करने दें। ये चीज़ जो है जिस वक्त हो जाएगी तो ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम ये ऐसे सोशल मीडिया को छोड़, मुझे बताएं मुझे चौक में खड़े होकर तकरीर करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मैं किस पे बात करूँगा? मैं सोशल मीडिया पे करूँगा ना। मैं सोशल मीडिया पे ये कह सकता हूँ कि जनाब मैं यूथ हूँ और मेरा वोट फलां को है। ये सारे वो ज़ाविये जिन पे बहस हो रही, मगर शायद साहब मुतमईन कैसे करना है? हमारा असल मसला ये कि हमने मुतमईन करना है, फिर वो चाहे कोई भी तबका, वो नौजवान हो, हमारे उम्र रसीदा अफराद हों या हमारे यंगस्टर्स उनसे भी पहले जिन्होंने अभी पहली दफ़ा अपना वोट कास्ट करना है। मुतमईन हमने कैसे उन्हें करना है? हमसे मुराद सबसे पहली बात क्या है? मैं, आप, आमिर मतीन साहब या हम में से कोई उन्हें मुतमईन नहीं करेगा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अगर जो सवाल था बच्चे का धांधली के हवाले से, देखें 2018 में जैसे भी इलेक्शन हुए, आज बानी पीटीआई कहते हैं ना कि गलती थी एक कमज़ोर हुकूमत लेना,
तो क्यों 3.5 साल इलेक्शन रिफॉर्म्स पे उन्होंने कोई काम नहीं किया? आज जो सिचुएशन जो एग्जिस्टिंग कवानीन है वही 2018 में थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनकी वजह से उन्हें सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, या जो उनका क्लेम रहा 3.5 साल कि इस वजह से मुझे नहीं मिल सकी, या मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टेज पे पार्लियामान जाने से इनकार कर दिया था। ये सारा काम सियासी लोगों ने करना था ना 3.5 साल में पीटीआई ने किया, ना 16 महीनों में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने किया। देखें, जो भी सिस्टम आपकी जो भी तब्दीली आनी है वो पार्लियामेंट से ही आनी है और इन्हीं सियासी लोगों ने लानी है। मैं, आमिर मतीन साहब या राना साहब यहाँ बैठ के उन फैसलों पे क्रिटिसिज्म और उस पर मुस्बत बात कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को चेंज कोई जुडिशरी का जज नहीं कर सकता। जो भी आपके पास तरीक़ाकार है उसमें वही पार्लियामान और हुकूमत है जिसने करना है। सूबों में वज़राए आला ने, मरकज़ में वज़ीर आज़म। आमिर मतीन साहब, मेरा ख्याल मैं अगर हमें 2 मिनट में मैं क्विकली एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि जितना मनफी किस्म का इलेक्शन जैसे कैसे भी हों, लूले लंगड़े हों, कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, हमेशा अच्छी चीज होती है। हमारे खुदशात हैं, कुछ छेड़छाड़ करना तो जरूरी है क्योंकि इस वक्त मुनक़सम मुआशरा है, अदारों की तकरीम मजीद कम हो रही है, नफरतें बढ़ रही हैं। और माजी में हमने देखा कि जिस तरह 70 का आपने जिक्र किया कि हमारा मुल्क टूटा हुआ है, मार्शाल्लाह 77 के अंदर कंट्रोवर्सी के इलेक्शन लड़े वो हैं। मगर एक दूसरा जाविया देखने का ये है कि हम जो ये बात करी जुनैरा ने, जो कई एलीट कैप्चर का, कई बुनियादी इशूज एट स्टेक हैं। ये जो वो कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डाइंग बाय 1000 कट, बजाय उसके कि हम ये छोटे छोटे टक के साथ मर जाएं, ये एक दफ़ा बुनियादी असूल इस सिलेक्शन के स्टेक पे हैं, उनके ऊपर फैसला होने शायद जा रहा है कि ये पाकिस्तान की रियासत क्या है, किसने इस मुल्क को चलाना है, यूथ का उसके अंदर क्या रोल होगा। और लीड कैप्चर के हवाले से भी मैं समझता हूँ 1970 में सामने बैठे हैं हमारे बुजुर्ग यहाँ पे साफ़ी, कि उस वक्त यहाँ पे आम आदमी आया था या इस दफ़ा खंबे मार्केट के अंदर आए हुए, पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, या पैसे वाले ज़ोर तौर से जीतेंगे या ये खंबे जीतेंगे। सो ये चीज़ें एट स्टेक हैं। सो एक मुस्बत ओवरऑल मैं समझता हूँ इलेक्शन के मतलब कि मुस्बत रवैया रखना बड़ा जरूरी है। चलिए ठीक है, एक चीज ऐड करना, एक जुमला अगर ऐड करने की इजाजत हो। बात हो रही थी यूथ की कि यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले। मैं आज जिस एज स्टेज पे हूँ, आज से 10 साल पहले मेरे लिए स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन था जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मौजूद थी। आज चाहे हॉकी उठा लें, क्रिकेट उठा लें, फुटबॉल उठा लें, हम सब में रूबे ज़वाल हैं। नौजवान ग्राउंड क्यों जाएगा जब उसे पता है कि 10 साल इस ग्राउंड में गुजारने के बाद उसका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो फिर वो बैठ के सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकालेगा। बिल्कुल, ये वो सारे मामलात हैं जो इस इलेक्शन से जुड़े हैं और इसी के ऊपर हमारी मजीद भी बात होगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे 92 न्यूज़ की इस ग्रैंड डिबेट के अंदर। मेरा मोतबर पैनल मेरे साथ मौजूद है। सवालात तो नौजवानों के बेतहाशा हैं और कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब अपने पैनल के सामने रख सकें और एक मुतमईन कर देने वाला तज्ज़िया और जवाब अपने देखने वालों तक हम पहुंचा भी सकें। मेरे पास इस वक्त बहुत सारे सवालात हैं जिनकी तरफ हम 1 बाय 1 जाएंगे। अभी एक और नौजवान का सवाल है, वो मैं अपने पैनल के सामने रखती हूँ, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या तज्ज़िया आता है। जी, मेरा नाम हमजा हादिम है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि पार्टियों के मंशूर में और अमली सियासत में जो है बड़ा फ़र्क होता है। जो पार्टियां जो है वो मंशूर पेश करती हैं उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, तो इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? अ वंडरफुल क्वेश्चन। इरशाद साहब, आपको देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क होगा जहाँ बुनियादी इशूज़ जो कौमें पहले मरहले में तय कर लेती हैं, आइन बनाती हैं और तय हो जाते हैं, वो आज तक अंडर डिस्कशन है। जमहूरियत होगी तो कैसी होगी, इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, मुंतखब हुकूमत होगी तो वो किस तरह काम करेगी, किस पैरामीटर्स में काम करेगी। इसकी वजह से सियासी पार्टीज़ भी आप मतून कर सकते हैं उनको कि जो अपने मंशूर अमल नहीं करती, लेकिन जिस हुकूमत को इक़्तिदार में आते ही सबसे बड़ा मसला अपनी बका का दरपेश हो कि हमने 5 साल कैसे पूरे करने हैं और किसको खुश करके पूरे करने हैं, तो फिर ये वहाँ सवाल मौजूद रहेगा। लेकिन देखना ये है कि सियासी पार्टियों ने, जो भी सियासी पार्टियाँ या इक़्तिदार में आई, पीपल्स पार्टी आई, मुस्लिम लीग आई है, अब ये माजी में तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने जो काम किया है उनको
अवाम के सामने जवाबदेह करने का एक ही तरीका है कि अगले इलेक्शन में अवाम जज करें कि जनाब उन्होंने अपने मंशूर पर किस हद तक अमल किया, वादे कितने पूरे किए, किस तरीके से हमारे जो तवक्कुआत पर पूरी उतरी नहीं उतरी, हमारी ख्वाहिशात को उन्होंने तकमील तक पहुँचाया। ये अगर हम तय कर दें और ये होना शुरू हो जाए, मसलन इस इलेक्शन में आप कटहरे में खड़े कर दें तहरीक इंसाफ को और PDM को कि 16 माह वो रहे, 3.5 साल वो रहे, हम फैसला कर देंगे किसने मंशूर पर अमल किया, कितना किया, नहीं किया। तो अवाम को एहतसाब का मौका ही जब नहीं दिया जाता तो सियासी जमातों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने होते हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, और फिर अवाम हम लोग बैठ के सवाल करते हैं कि देखें जी फलां, हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले कि जनाब आपने अमल किया नहीं किया। अवाम के सामने उन्होंने मंशूर पेश किया था, अवाम के मसाइल उन्हें हल करने थे, अवाम जज कर देंगे, जजमेंट का मौका अवाम को दे दे, अवाम फैसला कर देंगे कि PDM की हुकूमत अच्छी थी, PTI की हुकूमत अच्छी थी, किसने अमल किया है किसने नहीं किया, तो फैसला साफ। जी आमिर मतीन साहब, यही सवाल आपसे। जी, ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि इलेक्शन के ऊपर जो है इन इश्यूज़ के ऊपर बात होना चाहिए, और आइडली तो ये था कि किसने क्या किया और वो आगे क्या बेचना चाह रहा है कि जनाब मैं ये करूँगा, इस बेसिस पे इलेक्शन होने चाहिए। मगर जिस तरह मैं पहले कह रहा था, इस दफ़ा तो ये कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं हम कि किसको मौका मिलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा, किसने किन हालात में कैसे इलेक्शन लड़ना है, सारी बहस उधर चली गई है। ये वैसे ही हमारे यहाँ मैनिफेस्टो मैटर नहीं करते, मगर इस दफ़ा तो बिल्कुल कागज़ के टुकड़े हैं, और वो भी आखिरी वक्त में उन्होंने दे दिए, कहीं भी डिस्कोर्स के अंदर उसका जिक्र भी नहीं है। और उन्होंने भी जो मैंने नज़र मारी है उनके मैनिफेस्टोज़ पे, वो वादे किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 30 लाख घर दे दूँगा, 50 लाख दे दूँगा, वो ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे दिए जाएंगे, IMF से कैसे जान छुटेगी, आपने जो कंडीशंस में पढ़े हुए, कोई इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं उसके ऊपर हो रही। बस एक समझा जाता है, एक तासुर है, और सही तासुर है कि लोग जो हैं नालायक हैं, उनको पता नहीं है कि आप उनको कहें जी हम जो है हमने पुल बना दिए, हमने सड़कें बना दी, जो चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि आम आदमी ये एक इम्प्रेशन है, और सही भी है कि वो GNP में, GDP में, ग्रोथ रेट में, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो ये क्या चीज़ें हैं, इसलिए वो पॉलिटिशियन भी इनका जिक्र ही नहीं करते हैं। वो जो टेंजिबल चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, रिपीट की जाती है कि जनाब 2017 का पाकिस्तान हम लेके आएंगे, उस 16 महीने की गवर्नमेंट गायब कर जाती है, और लास्टिंग एक मजाक है ना, रिपीट करते रहें कि जी अब मैं समझता हूँ जो सड़कें और पुल ये साबित हो चुका हुआ है कि हमारा वो जो सबसे बड़ा क्रेडिट जिसका लिया जाता है वो डिस्क्रेडिट है, हम डेड ट्रैक में उसकी वजह से फंसे हुए हैं। हम ये जो जिसका क्रेडिट लिया जाता है कि बिजली हमने प्रोवाइड कर दी, वो गलत IPP के प्रोजेक्ट हुए, उसकी वजह से हम कर्जों में जकड़े हुए हैं। तो इस पर इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल, नौजवान का एक अगला सवाल लेंगे, और वो हमारे पैनल में सईद काजी साहब के सामने और सजाद मीर साहब के सामने रखेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगला नौजवान का सवाल लेते हैं और फिर वापस आके इसके ऊपर बहस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है, और मेरा इस कौम के हर उस इंसान से सवाल है कि PTI जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो उसका कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो सारे घर बैठे रहेंगे या उनके लिए कोई स्टैंड भी लेगा? सवाल तो बड़ा अहम था, सजाद मीर साहब से सवाल कर लेते हैं। जी मीर साहब। असल बात यह है कि ये बहुत सेंसिटिव सवाल है, शायद आपको शाहिद साहब से पूछना चाहिए था, वो इसका जवाब याद करके आए हैं। याद करके मैंने याद नहीं किया सर, मैंने बहुत आपने की रवश अपना ली हुई है। बात यह है कि 9 महीना होता तो मेरी कुछ बड़ी मुख्तलिफ राय होती। 9 मई की बाद मेरी राय कुछ मुख्तलिफ तो और तरह से मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन अब अगर 9 मई से पहले ये नौजवान क्या सोचता था, या 9 मई तो छोड़ दीजिएगा, 3.5 साल की हुकूमत के बाद जब अभी इमरान पावर में था तो ये नौजवान क्या सोचता था, और उसके चंद दिन के बाद ये क्या सोचने लग गया है, ये एक बहुत ऐसी स्टडी है जो हमारे यहाँ नहीं की गई, की जानी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जब माइंड सेट बदलता है तो कैसे बदलता है। बदला है माइंड सेट जी। अब ये नौजवान चाहते हैं कि इमरान के साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो ज़्यादती की तलाफ़ी होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ तलाफ़ी होनी चाहिए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ 2 चीज़ों के नाम पर इस मुल्क के बड़े जुल्म हो गए। 2 चीज़ों के नाम पर भाई साहब, 2 चीज़ों के नाम पर, एक डेमोक्रेसी के नाम पर, एक ह्यूमन राइट्स के नाम पर। इन 2 चीज़ों को यानी कि इन 2 चीज़ों के नाम पर इतने गुनाह हुए हैं इस मुल्क में सरजद अमर मतीन साहब, जिसकी इंतहा नहीं है।
हमें इन लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आगे। जी काजी साहब, यही सवाल आप। उनके जवाब तो एक हिस्सा तो मैं डायरेक्ट दे दूं कि जो 9/11 में इन्वॉल्व नहीं थे और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के प्लेटफार्म से, उन्हें लड़ने देना चाहिए, उन्हें बल्ले का निशान भी देना चाहिए। एक बात मैं मुख्तसर मगर मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बात यह है कि हम में से कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं चाहता। मैं सवाल उठाता हूँ कि आज तीनों पार्टियाँ हैं, आज मैं आइन की 3-4 शिकें रखता हूँ आपके सामने। इस वक्त 5 से 3 माए एनामिक हैं, 47% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है इस मुल्क में। आप मुझे ये बताएं कि जो 3.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा वो मैंने रखा हुआ है। ये आइन में 25A कहती है कि 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को तुमने मुफ्त तालीम दे दी। ये क्या इलेक्टोरल इशू है? ये किसी ने अपनी पार्लियामेंट में लिखा हुआ है? अपने किसी उसमें जो पॉवर्टी है किसी एनजीओ में नहीं लिखा हुआ। देखिए पॉवर्टी इज डिनायल। जो चीज़ें आप कहते हैं आइन में लिखी वो तो है कि दूसरी जो चीज़ें मंशूर में लिखी हैं, तीनों पार्टियों के मंशूर में जो मुश्तरका चीज़ें हैं उनको आप लेजिस्लेट कर दें और बाइंड कर दें कि जो पार्टी भी आएगी इन पे अमल करेगी। ये अलमिया है कि सिर्फ जो मंशूर है वो सिर्फ आवाम के आंखों में मैं ये कहता हूँ अगला सवाल। उन्होंने कहा जी मंशूर देना है, मैं क्या आप मंशूर ना दें, आपने आईपीपी से जो मुआहदे किए हुए हैं उन्हें पब्लिक कर दें, थोड़ा मंशूर पता लग जाएगा। 93 का पीपल्स पार्टी सवाल लेते हैं। बिल्कुल सईद काजी साहब, एक अगला सवाल लेते हैं और मेरा जो अगला सवाल होगा वो जुनैरा अजहर साहिबा और ज़मीर हैदर साहब के लिए होगा और ये अगले सवाल का तज़किया लेते हैं। क्या जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला खटक है और मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में अवामी हुकूमत आई है या 75 साल में कभी थी? अगर नहीं थी तो हर 4 या 5 साल बाद ये आम इंतखाबात का ढोंग क्यों रचाया जाता है? वंडरफुल, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर जवाब चाहिए। हर 4 से 5 साल के बाद जो है वो ढोंग क्यों रचाया जाता है? चलिए जुनैरा से हम शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इस दफ़ा ज़मीर हैदर साहब से मुझे शुरू करने दीजिए। जी ज़मीर हैदर साहब। एक तो ज़मीर ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ज़मीर की आवाज़ कहाँ जी, बस अब बराए नाम ही रह गई है। जाते हुए थोड़ा थोड़ा दे जाइएगा। चले देखें, बात यह है कि ढोंग रचाने वाली बात ये एक वो मिसट्रस्ट है इस सिस्टम के ऊपर कि जी आप इंतखाबात और आप एक बहुत बड़ा वो फसाद सा खड़ा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी सब कुछ बिखर गया, टूट गया। अब ये एक मिसट्रस्ट है जिसको ख़त्म करना है। अब मंशूर पे अभी बात हो रही थी कि जी मंशूर जो है वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जिस तरह आमिर ने भी कहा, लेकिन आप अगर रियलिटी में उनसे पूछें कि आपने ये कैसे करना है, उनको कोई क्लू नहीं होता, कुछ नहीं मालूम होता। अब ये ढोंग आप इसको कहते हैं या इलेक्शंस का, लेकिन मैं फिर भी इस बात पे के हामी हूँ कि कम से कम हम सबको ये एक चीज़ का पता लगता रहता है कि यार ये जो गुजर के गए थे ये करके चले गए थे। पता होना काफी है या वाकई आवाम को पता देखिए, आवाम को पता होगा तो वो फिर कोई ना कहीं पे चले। मैं नहीं कहता कि 100% सही फैसला कर लेंगे, लेकिन अगर कम से कम रेशो भी सही फैसला करेगी तो चीज़ें पॉजिटिव की तरफ चलेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगी। अब द प्रॉब्लम इज कि हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करते हैं। अभी इस तरह बात की कि जी पौने 4 साल की हुकूमत में जो थी उस वक्त लोएस्ट स्टेप पे थी वो, और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि एकदम सब कुछ चेंज हो गया। बात यह है कि आप उसको चलने देते तो आज आपको ये जो सब कुछ करना पड़ रहा है, जिस पे ऊपर आज का नौजवान सवाल कर रहा है, ये शायद वो उस वक्त आज सवाल भी ना कर रहा होता, वो उसी पे जज कर रहा होता जो 5 साल पूरे करता, और उसके बाद आपने देखा था कि जो हालात थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे और उस पर वो डिसाइड करता, और ना वो इसको ढोंग कह रहा होता, क्योंकि आपने इस तरह का पोर्ट्रेट कर दिया है वो है कि आपको लग रहा है कि शायद ये सब ढोंग हो। इसके साथ ही एक और मैं सवाल लेती हूँ, और ये जो सवाल होगा ये राना अज़ीम साहब के लिए और शाहिद रिंद साहब के लिए होगा, और बड़े हिटेड किस्म के सवालात हमारे जो नौजवान हैं वो कर रहे हैं। अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मेरा सवाल ये है कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये किस तरह पिछले 75 साल से होने वाले इंतखाबात से मुख्तलिफ होंगे, या इनको इसी तरीके से इनके रिजल्ट्स को मान लिया जाएगा, या इन पर भी तोहमत लगा दी जाएगी कि इस पर भी धांधली हुई है। ये मेरा वही सवाल है जिसको उसने नेक्स्ट फेज पे पहुंचा दिया है। राना अज़ीम साहब आपसे शुरू, अच्छा चलिए शाहिद इस्लामाबाद से शुरू कर लेते हैं। शाहिद साहब जी शाहिद। अच्छा देखिए, मेरी राय में ये इंतखाबात भी गुज़िश्ता इंतखाबात से मुख्तलिफ नहीं होंगे, और बच्चे का जो सवाल है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। फिर अपने पिछले सवाल पे जाऊँगा, इन इंतखाबात को मुख्तलिफ किसने बनाना था? पार्लियामेंट ने, पॉलिटिशियंस ने, लेजिस्लेशन की मदद से नहीं की गई। इस इलेक्शन से पहले अगर कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग या डिबेट करके यही पॉलिटिकल लोग बैठते,
अच्छा या बुरा, उमर अता बंदियाल साहब ने एक मौका दिया पॉलिटिशियंस को कि जी आप बैठें, इलेक्शन की डेट डिसाइड करें। मेरा ख्याल है आइडियल दिन था, तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल हैं बैठते, डिसाइड करते और फिर इलेक्शन में चले जाते। उधर भी इत्तफाक राय पॉलिटिशियन नहीं कर सका। आज भी जिस तरह भी, जैसे आमिर मतीन साहब ने कहा, अच्छा या बुरा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद बैठ के अपनी गलतियां ठीक कर लें जो उन्होंने माजी में कर ली हैं, फ्यूचर में ना करें। जो बात ज़मीर ने की कि जी जो भी सिचुएशन इस वक्त बन रही है, देखें एक चीज़ याद रखें, अगर इसी सिस्टम के तहत चलना है तो आपने अपनी चीज़ों को लेजिस्लेट करना होगा। सजाद मीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तीनों चारों बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको उठा के लेजिस्लेट कर लें कि ये तो लाजिम व मलजूम है अगले 5 साल, कुछ तो बेहतरी आएगी इस मुल्क में। सही जी। राना ज़मीर साहब, लेकिन दो चीज़ें, एक तो सवाल उन्होंने किया कि इलेक्शन का रिज़ल्ट कोई मानेगा कि नहीं। ये पहला इलेक्शन होगा जिसका रिज़ल्ट अगर नहीं माना जाएगा तो उसके नतायज पहले इलेक्शनों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को, और इलेक्शन के बाद भी आप इसको याद रखिएगा, ये पहला इलेक्शन होगा। अब इस इलेक्शन में यूथ, इस इलेक्शन में शऊर और इस इलेक्शन में बहुत फ़र्क है पहले वाले इलेक्शन के। जहाँ का दूसरा सवाल जो बार बार हमारे साथी कर रहे हैं, मंशूर पीपल्स पार्टी कितने अरसे से पाकिस्तान में सियासत कर रही है, मुस्लिम लीग नून कितने अरसे से सियासत कर रही है, ये दोनों सियासी जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा बनती रही हैं। मौलाना साहब हर इक़्तिदार का हिस्सा बनते रहे हैं, ये वो लोग हैं। MKM हर इक़्तिदार का हिस्सा बनती रही है। इनका मंशूर तो, पार्टी का मंशूर तो वो होता है जिस दिन पार्टी बनती है उस दिन मंशूर दे देती है। और हमारी बदकिस्मती ये है तमाम पूरी कौम की कि हम नून लीग के मंशूर का इंतज़ार करते हैं इलेक्शन से 10 दिन पहले तक। पीपल्स पार्टी का मंशूर जो आता है वो हर इलेक्शन में चेंज आता है। MKM का मंशूर उसको बनाने के लिए एक बाकायदा कमेटी बैठी होती है। मंशूर हमेशा जमातों का, जिस दिन जमात बनती है उसके साथ ही उसका मंशूर बनता है कि हमने जमात इस काम के लिए बनाई थी और ये हमारा मंशूर है। और इस पाकिस्तान के अंदर हर जमात का मंशूर हर इलेक्शन के साथ तब्दील होता है अवाम की नफ्स को देख के कि जनाब 300 यूनिट फ्री देने हैं हमने, क्योंकि पता है बिजली बहुत महंगी हो गई है। अब उसके बाद कहना जी हम आपको 50 लाख घर बना के देंगे, सैलाब से टूटे हुए घर आज तक 5 नहीं बन सके। बस ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मंशूर जो है, मंशूर तो पहले दिन आता है, वो तो आज तक किसी का अगर आया था तो उस पर अमल नहीं हुआ, हर साल चेंज हो जाता है बिल्कुल सियासी लोगों की तरह। और ये बाद इलेक्शन होंगे, अगर इस इलेक्शन का रिजल्ट मंजूर नहीं कबूल किया जाएगा और इलेक्शन के रिजल्ट को रोक कर किसी और तरफ ले जाया जाएगा। 6 जमातें और इलेक्शन ला रही हैं, एक ही पेपर होता है, उसी पे रिजल्ट बनता है, उसी पे लिखा जाता है कि मीर साहब के इतने वोट हैं, फलां कितने हैं, फलां कितने, फलां कितने, और उसी पे उसका वोट भी लिखा जाएगा। चलिए तो ये बड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हेडलाइन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मगर सियासत और पाकिस्तान की इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, क्या बेहतर हो सकती है, किन बुनियादों के ऊपर इसको बेहतर किया जा सकता है। ब्रेक से वापस आके इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। इस ग्रैंड डिबेट के अंदर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर भी तफसील से बात हो रही है, चूंकि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान का हर मसला और सियासत एक साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी हमारी सियासत के साथ जुड़ी है। इकॉनमी हमारी बेहतर होगी तो वो मसाइल हमारे ख़त्म हो सकते हैं जिसकी फ़िक्र हर आम आदमी को, हर आम शख्स को लाहक है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की हम बात करते हैं तो लगभग 120 अरब डॉलर का पाकिस्तान इस वक्त मकरूज़ है। हमारी पॉलिसीज़ जिसको तय करने का अव्वलीन फ़र्ज़, मकसद और जो जिम्मेदारी है वो हमारे इदारों पर है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसीज़ हमारे हाथों से ज़्यादा कहीं और पर तय हो रही हैं। हम नहीं जानते कि पाकिस्तान की आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी या नहीं होगी, मगर जब भी एक आम आदमी की बात है, इकॉनमी की बात है, तो वो शख्स सिर्फ ये सवाल करता है और पूछता है कि मेरी आमदन बेहतर होगी, फ़िक्स आमदन का हमारा पैमाना क्या है, कोई इसके बारे में नहीं जानता। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं सियासत, इलेक्शन और ख़ास तौर पे मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। आमिर साहब, आपसे शुरू करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो बातें मैंने कही, यकीनी तौर पे वो खदशात भी हैं जिन्हें दूर करना हमारा फ़र्ज़ भी है, मगर इन खदशात को दूर करते करते इनमें मज़ीद इजाफा क्यों होता जा रहा है? तो ये इस इलेक्शन का डायरेक्टली इसीलिए बड़ा अहम है कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल हो, कि ये एक मुरवजा लेसन ऑफ हिस्ट्री है
कि आप सियासी इस्तेहकाम बगैर इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं ले सकते। और यहाँ पे जब तक वो आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इलेक्शन हो, लोग एक्सेप्ट करें, तो उसके बगैर मसाइल का हल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट या इक़्तिसादियत का माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा क्लियरली है, दुनिया भर के तमाम जो डोनर एजेंसीज एक्सपर्ट वो ये कहती हैं कि आपके ओवर ड्यू हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, आपको अपने तमाम इदारों को आपने इनको दुरुस्त करना है और हैवी रिफॉर्म्स लेके आने हैं। आपने स्टेट बैंक को ठीक करना है, आपने जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को ठीक करना है, आपने फाइनेंशियल मॉनेटरी, ये तमाम रिफॉर्म्स चाहिए जो कि हम 20-30 साल से नहीं कर पा रहे, क्योंकि एलीट कैप्चर है, जकड़े हुए हैं पार्लियामान के अंदर, इन पावर लॉबीज़ के लोग बैठे हुए हैं। कौन करेगा? कर वो हुकूमत सकती है जो कि पावरफुल हो, मुस्तहकम हो। और यहाँ पे मेरी तो बड़ी है कि ये अगर कोई हुकूमत, उसको अगर कम कमज़ोर हुकूमत हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो उसको अपोजिशन में, अगर वो मुल्क का भला सोचना चाहते हैं तो अपोजिशन में बैठे, अपोजिशन के अंदर रह के भी अपनी पार्टी का और मुल्क का भला किया जा सकता है, क्योंकि कमज़ोर हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर पाती है। सो मेरा ख्याल है इस दफ़ा अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और कमज़ोर गवर्नमेंट बनती है, कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट करती है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल का हाल नज़र नहीं आता। हाँ, उसके बाद अगली कोई आए, और अगर कभी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और इलेक्टेड नॉन कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकती है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। सही है, ठीक है। इरशाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी इसी सवाल के साथ, मगर मैं अपने तमाम पैनल से गुजारिश करूँगी कि आप भी एक दूसरे से सवालात कर सकते हैं। इरशाद साहब, मुझे ये बताइएगा, आमिर साहब ने बिल्कुल बजा कहा, दुरुस्त बातें की, मगर बात है सारी तरजीहात की। क्या इकॉनमी या हमारे जो मुआशी मसाइल हैं उसको हल करना हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं है? नहीं, शामिल तो है, लेकिन हम डिट्रैक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 90 में हमने एक राइट डायरेक्शन पे सफ़र शुरू किया, लेकिन 3 साल में जी भर गया, 3-3.5 साल में वो सारा अमल जो है वहीं रुक गया और नए सिरे से एक नया अमल शुरू हो गया। एक तो मसला ये है। दूसरा मसला जो आमिर साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आप एक मज़बूत हुकूमत, अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत, कि वो जो भी फ़ैसला करे, वो जितना सख्त फ़ैसला भी हो, उसको अवाम तस्लीम करें, अवाम की तायद व हिमायत हासिल हो, अवाम ये समझें कि ये इस वक्त का मुश्किल फ़ैसला कल हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, तो वही एक पायदार फ़ैसला हो सकता है और उसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मलगूबा किस्म की हम अगर हुकूमत लेके आते हैं, उसके 2-3 बड़े मसाइल होंगे। नंबर 1 तो मसला ये होगा कि जी मसलन पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ऐसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं जिस तरह 90 में हुई थी, क्योंकि वो तो फिर रज़ा रब्बानी साहब कहेंगे कि जी मेरे तो शहरी हकूक़ का पामाल हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। इसी तरह अगर PTI साल के तौर पर वो अगर आती है, किसी हुकूमत का हिस्सा बनती है, तो तब भी उसके मसाइल और होंगे। जब एक हुकूमत अपने तय अपने मैंडेट के मुताबिक आएगी, वो फ़ैसले करेगी, तो उसको चूँकि अवाम की हिमायत हासिल होगी। दूसरा इसको ये उसका एक जो इम्पेक्ट होगा कि वो ख़ुद मजबूर होगी, क्योंकि इस मईशत को अब उस वक्त तक बहरान से और दलदल से नहीं निकाला जा सकता जब तक आप ये स्टील मिल और PIA और रेलवे और इस तरह के जो सारे आपके मसाइल खड़े हुए हैं, उनसे आप निजात हासिल नहीं करते। आपके जो गैस के और तवानाई के दूसरे जो हैं, उसमें आपका जो एक डेट सर्विसिंग चल रही है और आपके लिए मसाइल खड़े हुए हैं, उनसे आप निजात हासिल नहीं करते। ये हुकूमत की मजबूरी होगी कि वो इस तरफ सफ़र करे, लेकिन एक कमज़ोर हुकूमत होगी तो वो घबराएगी, वो ये फ़ैसला नहीं कर पाएगी। और एक जो कंपल्शन इस वक्त हमारे लिए है, वो है आलमी मालियाती इदारों की, कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि IMF की आप शराइत के मुताबिक चलें और नया प्रोग्राम लें। वो प्रोग्राम अगर आपने लेना है तो ज़ाहिर बात है, लेकिन अब क्या हुआ है, वो प्रोग्राम लिया, आपने शराइत पूरी की, नतीजा ये हुआ कि महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया। और अभी आप देखिएगा, ये जब अप्रैल मई में बिजली के बिल आएंगे
तो जो भी हुकूमत होगी उसको लग पता जाएगा कि किस तरीके कितने भाव बिकती है। तो उसका मुकाबला करने के लिए भी ज़रूरी है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए अवामी एतमाद की हुकूमत लाई जाए और उस हुकूमत के फ़र्ज़ मनसबी में ये शामिल होगा कि जो कमिटमेंट्स आप आलमी इदारों से कर चुके हैं, जो आपकी कौमी ज़रूरत है, आपकी माशी ज़रूरत है, उसको पूरा करे और इसकी परवाह ना करे कि इसके नतीजे में कैपिटल लॉस, मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लॉस क्या होता है। ठीक है, जो हुकूमत ये कर पाएगी वही मुल्क को सही ट्रैक पे ले जाएगी, वही हुकूमत मईशत को बेहतर कर आमिर साहब की बात मुझे याद आ गई। आमिर साहब कहते हैं किसी को बद्दुआ होगी तो उसको अगली हुकूमत मिलेगी, समझ आ जाएगी, लग पता जाएगा। देने को मुल्क के मसाइल इस तरह के है कि इस वक्त कोई आसान काम नहीं है, लोग हर कोई गवर्नमेंट के लिए जा रहा है। क्विकली मैं बस समअप कर दूं कि जो इस वक्त इलेक्शन करवाने का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मुल्क की जो इकोनॉमी के जो तकाजे हैं वो बिल्कुल मुतजाद हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया। ठीक है, कल साहब मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, सवाल भी मेरा ले लीजिए और प्लीज़ अपना तस्या भी दीजिएगा। कल साहब, पीडीएम की हुकूमत के 16 महीनों के दौरान और पीडीएम की हुकूमत जाने के बाद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से ये खास तौर पर आवाज़ आई कि जी 10 साल का मुआशी प्लान होना चाहिए, इकोनॉमी के मसाइल हल करने तो 10 साल का मुआशी प्लान होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ, हम रोज़ फिक्र सुनते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है माशी तौर पर। क्यों, क्या जरदारी साहब बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब को रोटी के लाले पड़ गए हैं? क्या क्या नाजुक दौर से गुजरे 75 साल। अच्छा, बात क्या है, मैं थोड़ी 2 मिसालें देकर निकलता हूँ। मिफ्ताह इस्माइल साहब 65 रुपये पेट्रोल बढ़ा के कहते हैं अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मैं क्या हुजूर, 24 करोड़ लोगों का भुरकस निकल गया, उस पाकिस्तान से भी मेरी मुलाकात करा दें जो आज बच गया है। 2 पाकिस्तान है, एक इनका है, एक हमारा है। मेरे टीवी पे एक हुक्मरान घराने का आदमी फ़ोन करके आ गया, खलासरा साहब और मैं दोनों प्रोग्राम कर रहे थे। मैंने छोटा सा सवाल पूछा उससे, मैं दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा हुजूर एक बात तो बताएं, छोड़ें जो आपने बात करनी थी कर ली, आप ये बताएं कि आपके तबके ने 2 मैशतें चलाई। एक आपकी ज़ाती मैशत थी जिसने बिल गेट को शर्मा दिया, द सेम इकोनॉमिक कंडीशंस, मुल्क पाकिस्तान तो एक ही था ना, और हमारा बुरकस निकल गया हमारी मैशत का। तो आगे से मुझे कहता है उस हुक्मरान का बेटा कि जी असल में हम HR बड़ा अच्छा रखते हैं प्राइवेट सर, तो हमारा 2 नंबर रखते हो। 97% स्टेट बैंक की फिगर कोट कर रहा हूँ, 97% पैसे इस रियासत को चलाने के इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं, रीसेंट फिगर है। आपकी जो बात है मीर साहब इस कदर गौर से मुझे लग रहा है वो आपसे सवाल करेंगे। नहीं, मैं अर्ज कर दूं, बात यह है कि हमें कहते हैं नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर देगा, वजीर कहते हैं, और तेरी गाड़ी का पेट्रोल तो मैं डलवा रहा हूँ, तेरे घर की बिजली का बिल इस मुल्क का आदमी दे रहा है, तो नौकरी मुझे कोई और देगा। तो बात यह है, फंडामेंटल क्वेश्चन इसमें सिस्टम का है। उसमें अच्छा, एक खरबपति आपका जो 16 अरब रुपए में बाल बचा है 2 नंबर तरीके से, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हम बेकारी हैं कि इस मुल्क ने तुम्हें तो अरबपति बना दिया जायज या नाजायज तरीके से, मैं बेकारी हूं, मुझे गालियां देते हो जिसके टुकड़ों पे तुम्हारा तब का पलता है। $23 बिलियन UNDP की फिगर दे रहा हूं, $23 बिलियन के से हम इस इशराफियों को पालते हैं, और 2 टके के पैसे हम जो हैं, और ये 130 बिलियन और ये 62 जो अंदर का कर्जा है 62 ट्रिलियन का, ये तुम खा गए हो, पे हम कर रहे हैं। सवाल ये से पूछा जाए, ये कहते हैं हम हमेशा से माशाल्लाह से बेहतर खानदान से, आप जिनकी बात, मैं जवाब देता हूँ। वो खातून जिंदा है, मेरी बहन जो टैक्स की ऑफिसर थी 90s में, मियाँ शरीफ साहब का मैं एक जिक्र क्योंकि उसका मिसाल आ गई है, उन्होंने 5 करोड़ रुपया यहाँ पे डिक्लेयर किया था अपना। मैंने कहा तुम इस तरह करो, 4 हुक्मरान खानदान, तुम अपना ग्रोथ रेट वो निकालो जो तुमने रिटर्न जमा कराई है। मैं एक छोटी सी बात, आमिर ने जो बात की कि रिफॉर्म्स मतलब 31 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म में मैं, मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, इतनी फाइलें, पॉलिसीज़, उन रिफॉर्म्स पे कोई टके का काम नहीं होता। 95-96 की एक डॉक्यूमेंट था वर्ल्ड बैंक का एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर, जो 2030 तक के लिए उन्होंने बताया था कि अगर आपने इस पीरियड के दौरान ये नहीं किया तो ये होगा, और इसकी हर चीज़ की प्राइस एस्केलेशन बताई हुई थी पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में। ठीक है, आपने वो बुक रखी, उन्होंने पूरे प्लानिंग कमीशन, पावर डिवीजन, पावर मिनिस्ट्री कहाँ नहीं भेजी, सबके पास पड़ी हुई है, किसी ने उस पर कोई अमल नहीं किया। टैक्स रिफॉर्म्स 90s में आपने कहा कि शाद आरिफ साहब ने कहा जी वो देखें जी कितनी ज़बरदस्त जा रही थी, वो इट वाज अ फैमिली सेंट्रिक टैक्स रिफॉर्म्स।
कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो 92 के जो हम कोट करते हैं उसका मेन बेनिफिशियरी कौन था, कहाँ सबको मालूम है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि सर एक चीज, मैं आखिरी बात एक छोटी सी करूंगा, मैंने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का बिल्कुल मैं मानता हूँ। बात अभी भी लोगों के पास प्लान्स हैं कि जी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपके मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप उनको बेहतर कर सकते हो। बेहतर करने में किसी के पास कोई मैजिक वैंड नहीं चाहिए, आप कर सकते हो। आपके पास अच्छा पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है, इंटेलिजेंट पीपल हैं जो कि इन चीजों को चला सकते हैं। धकेल के और उसके बाद फिर बेचते, खुद खरीदते हैं। सर एक छोटी सी चीज, एक चीज जो बात हो रही है ना कि जी कौन बेहतर कर सकता है। द प्रॉब्लम इज कि हमारे सबसे बड़ा जो डिलेमा है पाकिस्तान का वो ये है कि अब इस वक्त मिडिल क्लास नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी भी ड्राइविंग डेमोक्रेसीज हैं वहां पे मिडिल क्लास अगर नहीं है तो फिर वो बेकार है। आपकी मिडिल क्लास, एक सेकंड, एक मैं बात खत्म कर लूं। द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं वो एलीट है, वो नीचे देखते हैं। अगर हमारी मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन हो तो वो ऊपर भी देख सकेगा, नीचे भी देख सकेगा। लेकिन हमारी जो इस वक्त जो आती है, जो पार्लियामेंट में जो क्रीम आती है, वो सिर्फ नीचे देख सकती है और उनको नीचे की परवाह नहीं है। मिडिल की आप बात कर रहे हैं, उसको इतनी स्पेस मिलती है कि नहीं मिलती? आमिर साहब ब्रेक ले लें। बस सब हम कर दूं, शाहद आरिफ साहब ने ये कहा था और बिल्कुल सही है कि सिर्फ ये सारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करनी चाहती है मगर सिर्फ एक मजबूत गवर्नमेंट कर पाएगी। उसके लिए जो बैकलैश आता है, जो पावर लॉबीज आती हैं या इस तरह के जो माफियाज खड़े हो जाते हैं, उसके लिए उसको सिर्फ एक मजबूत गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, नॉन कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट जो है करवा सकेगी। सही है, यहीं से आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। अपने पैनल के सामने हमने इकोनॉमी के हवाले से सवालात रखे हैं और आपस में ये गुफ्तगू और ये बहस हुई है। इसके अंदर हम सज्जाद मीर साहब की तरफ अभी चलेंगे। सर, आमिर साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि ये जो जगह जगह पे कट लगे हुए हैं इनको आपको ठीक करना है, या तो एक ही दफ़ा आपने सर्जरी करनी है इनकी या कुछ आपने और। ये जहाँ से खून रिस रहा है वहाँ से टांका लगेगा कहाँ से, जो पहला टांका लगाने की ज़रूरत है? उन्होंने ठीक बात कही थी कि इन इंतखाबात के बाद अगर आप तवक्को करते हैं क्योंकि आके चेंज करने का मुश्किल होगी, शायद कभी की मजबूत हुकूमत आए तो वो एक तब्दील आए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बात। इस वक्त तो आप IMF के कर्ज़ों में फंसे हुए हैं। आप लोग कहते थे आपकी इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, आप इंपोर्ट करते हैं, उससे रेवेन्यू कमाते हैं और उस पर करते हैं। पता चला कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, डेट ओरिएंटेड इकॉनमी है। आपको हर महीने हर हफ्ते तय करना पड़ता है कि आपको कितना कर्जा अदा करना है और उसके लिए आप मोहताज हो गए हैं आलमी इदारों के कर्जे लेने के चक्कर में। आप खुद कफील होना चाहते हैं लेकिन खुद कफील आपको होने कौन देता है? वो जिन्होंने कर्जे लेने हैं वो कहते हैं हमारे कर्जे दो, सारी बात है। वो आप देखिए अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, इतनी यानी कि बेबसी की बात है। अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, रॉ मटेरियल आप नहीं मंगवा सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। आप मशीनरी आप नहीं मंगवा सकते, आपका पैसा नहीं है। आपने क्या किया? आपने कहा जी हम अपने IT को बेहतर करेंगे, उसमें पैसा नहीं लगता ना फॉरेन एक्सचेंज। आपने कहा हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे, इसलिए कि उसमें भी उतना पैसा नहीं लगता। आपने कहा हम अपनी माइनिंग को बेहतर करेंगे, हमारे पास जनाब इतने अरब रुपए का सोना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें तांबा पड़ा हुआ, उनको ठीक करेंगे। आपने वो मंसूबे बनाए हैं जो मंसूबे आप अपनी इंडिजिनस कुव्वत के ज़रिए बकौल आपके आप आगे ले जा सकते हैं। उससे कितनी तरक्की होती है, कितनी होती है? 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। उस वक्त तक आप IMF के और इदारों के मोहताज हैं और आपको वो करना पड़ेगा। और यकीनी बात है यहाँ फिर आप इनकलाब लाएं। अगर आप इनकलाब के लिए तैयार हैं, उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, और फिर डेमोक्रेसी करना बंद करें। और जैसे कि हमारे दोस्त किया करते थे, जैसे बुर्जुआ डेमोक्रेसी कहते थे, सही, ठीक है। अब तो वो डेमोक्रेसी के नाम पे और लिबरलिज्म के नाम पे और सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत एक ऐड करूं। आप इनकलाब को गोली मारें। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था किसमें? पार्लियामेंट में, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया जी। मैंने बनता हुआ देखा है, आपने 72 का बनता हुआ देखा है। मैंने जब भुट्टो साहब ने चंद घंटों में आर्टिकल 1 से लेके अवामी मार्शल का टाइटल छोड़ आर्टिकल 1 से लेके 1 साल के लिए आइन आर्टिकल 1 से लेके 40 तक इसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बना के हमारा जो
आवाम से रिलेटेड जो शिकें हैं, इट इज़ बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। वो कानून वो सस्पेंडेड है। किसी एक पार्टी ने कहा है कि हम उसको आके ऑपरेटिव करेंगे। जो पहला हिस्सा है, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बना के सस्पेंड किया हुआ है, कि जिसमें आर्टिकल 3 है, जिसमें कहते हैं कोई यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, यहाँ पे कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आपका ह्यूमन राइट किससे सस्पेंड किया? सर जी मैं 73 के ह्यूमन राइट कितने दिनों में सस्पेंड हुए थे? एक दिन में। मैं तो बात ही एक दिन में सस्पेंड कह रहा हूँ, आप इनकलाब ना लाएं। आइन में जो हमारे राइट्स लिखे हुए हैं वो हमें राइट दे दे, बात खत्म होगी यार। क्या बंद करें ड्रामा बंद करें, ये अपनी जाती एम्पायर के फैलाव के लिए ये जमहूरियत जैसा जोक न करें। सिविल आर्मर थे इस मुल्क और जो हम जो अपनी दानिशवरी है वो उसमें इसको डेमोक्रेसी करार ना दें। अब भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनकलाबी भाई मेरी बात सुनो। इमरान क्या था, भुट्टो क्या था? सब हमारा मसला इकोनॉमी का भी है। इकोनॉमी का जरा डिबेट मुझे आगे ले जाने दीजिए। एक चीज में बहुत अमीर हैं और एक चीज में बहुत गरीब हैं। बड़े घरों में छोटे लोग में हम बहुत अमीर हैं, और बड़े घरों में बड़े लोगों में हम बहुत गरीब हैं। यानी कि हम का जो पैमाना है इमारत का और गुर्बत का, वो यही यहाँ से डिसाइड करता है। जो बड़े घरों में छोटे लोग जाके जब बैठ जाते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेसी है ना, उसमें 1% मूवमेंट है कि नहीं है? जी, वॉल स्ट्रीट जर्नलिज्म के खिलाफ उन ग्रुप का मूवमेंट चलती कि नहीं चलती? डेमोक्रेसी में चलती है। ये दुनिया में हर जगह होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं डेमोक्रेसी बाद में आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आती है। और कुछ लोग ये बहस सर, डेमोक्रेसी हमें तो लगता है किक बैक पहले आती है, जहां पे मीर साहब वाकई जिसको वोट करते हैं पहले ही हमारा इधर से डेमोक्रेसी आती है, इधर से पैनल हमारा लॉपसाइडेड है, इम्बैलेंस्ड है। एक ही खातून बैठी हुई है, खुदा के लिए उनको जरा मौका मिलना चाहिए। मैं बार-बार तवज्जो दिला रही हूं सुनैरा साहिबा की तरफ, मुझे जाना। अच्छा सुनैरा साहिबा, इस पूरे मामले में अगर कुछ मजीद आप ऐड करना चाहें, मगर सवाल चूंकि इकोनॉमी के हवाले से है, हमेशा ये कहा जाता है कि इकोनॉमी बेहतर कर रही है, बाहर से इन्वेस्टर को आना पड़ेगा। इन्वेस्टर तब आएगा जब मुल्की हालात साजगार होंगे, मगर जब भी इन्वेस्टर के आने की बात होती तो हम ये कहते हैं कि टेररिज्म में हालात साजगार नहीं है, इन्वेस्टर आ नहीं सकता, इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे ज़रा 5 मिनट दीजिए। आप मेरे से 7 मिनट ले लीजिए। थैंक यू। देखिए, आप मुझे यहाँ पर कोई इकोनॉमी का एक बेसिक इंडिकेटर अपनी जगह से हिला के दिखाएं, टैक्स नेट में लोगों को ला के दिखाएं, ताजर बरादरी से स्टार्ट करें, ठीक है? अगर हमें आज तक ये पढ़ाया गया था कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये इम्पीरियलिस्टिक इदारे हैं, इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। 1950 में हम इनके पास गए थे, ये हमारे पास नहीं आए थे। 50 से लेके अभी तक वी हैड मल्टीपल चॉइसेस, बहुत कुछ, हर कोई आया तब से अब तक सब ने बारियां ली हैं। रिफॉर्म्स ला सकते थे, चेंजेस ला सकते थे। किसी वक्त में एक डेकेड में चाइना हमारा दोस्त होता है, दूसरी डेकेड में हम वापस US कैंप में होते हैं। कंसिस्टेंसी है ही नहीं, पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी है ही नहीं। अब तो जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग बातें रिलीज़ करते हैं या रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं, मुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आवर गवर्नमेंट इज़ सेइंग। वो क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं टैक्स द रिच, यही कह रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है, कमाना शुरू करें तो सबसे पहले टैक्स तो सबके ऊपर इक्विटेबल वे में लगाएं। आप मुझे लगा के दिखाएं ठेकेदारों पे, बिल्डर माफिया को टच करके दिखाएं, वकीलों पे लगा के दिखाएं, ठीक है? जिसको आप टच करेंगे, कौन है? आप जिसको टच करेंगे वो बाहर निकलेंगे, और वो बाहर इसलिए निकलेंगे बिकॉज दे आर सपोर्टेड समवेयर, दे हैव रूट्स समवेयर। और जो बाहर निकलेगा गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि उसे गवर्नमेंट चलानी। तो इसलिए इनकलाब और नो इनकलाब, डेमोक्रेसी और नो डेमोक्रेसी है यहाँ पे अशराफिया का कब्ज़ा। उन्होंने एक दूसरे के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। ये उनका मुल्क है। यहाँ पे रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड द पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर। मिडिल क्लास इज़ नो वेयर टू बी सीन। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तबका रह गया था, उसको सस्ती भी कोई बाहर नौकरी मिल रही है, वो इस मुल्क से जाना चाहता है। आपके वज़ीर आज़म वैसे ही कहते हैं जो जाना चाहता है जाए, और आज नहीं कह रहे, वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा था कि जो जाना चाहता है वो जाए। आपने इन्वेस्टर को क्या बुलाना है? आप तो अपने लोगों को ओन करने को तैयार नहीं है। बेसिक चीज़ें नहीं हैं, आपको ओनरशिप देने वाला यहाँ कोई नहीं है। एज अ सिंपल पर्सन जो पढ़ के बाहर से पाकिस्तान वापस आता है, तो वो 5 साल यहाँ धक्के खाता है, उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं मेरी यहाँ जगह नहीं है,
वो वहाँ जाके एक अजीब सी छोटी सी कॉर्नर्ड वो जॉब करता है, बिकॉज वहाँ पे भी वाइट सुप्रीमेसी है, एशियंस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आपने तो हमें रेफ्यूजीज बना दिया है पूरी कौम को, हम बिखरे हुए हैं, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गया हुआ, कोई किसी तरह कमा रहा है, कोई किसी तरह कमा रहा है। डिबेट्स हम करते हैं इकोनॉमी पे बैठ के, तो वो डार साहब ने ठीक कहा था, व्हाट इलेक्शन, तो व्हाट इकोनॉमी, व्हाट इकोनॉमी, व्हाट इकोनॉमी, शायद व्हाट रिफॉर्म्स, व्हाट रिफॉर्म्स और व्हाट इकोनॉमी के अलावा मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी जमातें हैं, इंक्लूडिंग PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, मुझे इनमें से किसी के पास कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट ही नज़र नहीं आता। तो ये इकोनॉमी को ठीक कहाँ से करेंगे? मतलब ये अलमिया नहीं होगा आपके मुल्क का कि कादिर पटेल आपका हेल्थ का मिनिस्टर हो, जिसको हेल्थ का कुछ नहीं पता। सॉरी टू से, देखें रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, सिर्फ एक मिसाल है, मैंने एक मिसाल सिर्फ इसलिए दी है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी आपकी जब तक पॉलिटिकल फैसलों तले दबी हुई होगी, आपकी इकोनॉमी के फैसले पॉलिटिकल फैसलों से लिंक्ड होंगे, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। एक चीज़ और जो जहन में हमें रखने की ज़रूरत है, जो बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि सेनेट बिकती है, आमिर साहब हो सकता है मुझसे इस बात पे इत्तफाक करें, आप सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज बंद करवा दें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की खुलवा दें, लोगों को पता चले कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे सेनेटर और MNA बैठे हुए ये किसका कैसे दिफा करते हैं। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में एक सेनेटर साहब जो है, गाड़ियों में सिक्योरिटी फीचर्स के मामले पे जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने थोड़ा सा ग्रिल किया कंपनी ओनर्स को कि जी ये सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, एक सेनेटर साहब लड़ पड़े, आमिर साहब जैसे कोई एक सीनियर बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा इस आदमी का मसला क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स मांग रहा है, एयर बैग मेरी आपकी सिक्योरिटी है, बाकी चीज़ें अगर मांग रहा है तो अच्छी बात है चेयरमैन। उसने कहा वो जो कंपनी है उनको बैटरी इन साहब सेनेटर साहब की कंपनी प्रोवाइड कर। इसके अलावा आपके पहले सिर्फ सेनेट में लोग आते थे पैसे लगा के कि अपने माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अब नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में भी यही हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, पीछे लोग बैठे होते हैं, उनके मफादात होते हैं। छोटी सी मिसाल ले लें, मियाँ साहब उनका इंटरेस्ट अगर इंडस्ट्रीज़ में है तो वो कहते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है इंडस्ट्री से ठीक होगी। जरदारी साहब का ज़राअत में, वो कहते हैं जी ज़राअत से ठीक होगी। तो कोई जिस आदमी का अपना जो बिजनेस है वो जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के फैसले करेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक सही है। जाती मुफाद मुल्की मुफाद पे हावी। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने वो वाले ज़राअत वाले नहीं, ज़राअत का जिसमें इंटरेस्ट होगा मैं छोटी सी ज़रूरी चीज़ों में है तो वो नहीं, आप कल जी छोटी सी बात करना चाहता था। शौकत अजीज़ को मैंने एक बार कहा था, मैंने उनसे कहा कि इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फंड मैनेजर्स यानी बैंकर के सपुर्द कर दी गई है। वो खुद बैंकर था तो मेरी बात को समझ गया, तो खैर उसने लंबी बहस की, गुफ्तगू की। आज तक इकोनॉमिस्ट नहीं आया कि महबूब हक के अलावा आपके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया जिसने आपकी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की हो। और रिजल्ट ये है कि ये ठीक कह रहे हैं, सवाल जो पूछ रहे हैं कि आपके पास, आपकी पार्टियों के पास है बंदा कौन सा। कभी आप एक कोई अदारे का मैनेजर पकड़ के ले आते हैं कि ये इकॉनमी चलाएगा, कभी आप किसी ये सागदार क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना, इससे पहले सारे बैंकर आते रहे ना। ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये विजन के साथ मुल्क को लेके आगे चला सकते। और जिस तरह इन्होंने हमें अंडर प्रेशर किया हुआ वो कोई हद है इसकी। यानी बेसिक हमारा ये है, मैंने एक बार वो अपने स्टाइल में ये कहा था कि हमें इकोनॉमी का कदीर खान चाहिए जो आउट ऑफ बॉक्स कोई हल तलाश कर सके हमें आगे बढ़ने का। हम इकोनॉमी पे वही मक्खी पे मक्खी मारते हैं, बैलेंस शीट ठीक करते हैं, इतना कर्जा लेंगे तो ये कर देंगे। मिसाल दी जाती है राना सबराना मिसाल दी जाती है, पेट की फिक्र रहे तो आवाम काबू में रहेगी। मीर साहब ने जो बात की मुझे राना साहब की तरफ एक पॉइंट लेके छोटी सी बात करूंगा। बात ये है कि हम लीडर्स को देखते हैं कि जो लीडर्स ने काम लेना होता है, आप ब्यूरोक्रेसी को क्यों एब्जॉर्व कर रहे हैं इसमें? उनका वो आपकी क्रेम आती है, ये लीडर है प्लानिंग कमीशन में आके बैठी हुई है, उनसे आपने काम लेना है। You doesn't have to be a good manager। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो इसका मतलब है वो बनेगा मुल्क का जिसने मास्टर्स किया हो इकोनॉमी में, जिसने मास्टर्स किया हो मतलब वजीर खजाना देखिए मेरी बात कर रहा हूं। यासीन वट्टू की एक एग्जांपल है हमारे सामने। ही वाज ए गुड लीडर। उसने मतलब काम लेना होता है ना लोगों से, उसको इतनी सी अकल होनी चाहिए कि यार ये सही है, ये गलत है, ये फायदे में है। टैक्सेशन हबीबुल्लाह लगा दी,
और अगले दिन पता चला कि आपका बजट ही नहीं चल सकता। इनकी पार्टियों को ठेकेदार चलाते हैं, काले पैसे। सर मैं यही कह रहा हूं कि हुकूमत ने ठेकेदार इनकी पार्टियों को चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? फिर ब्यूरोक्रेसी क्या है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की गई और ये कह के कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है और हम बिल्कुल मर गए, और पाकिस्तान के सारे अरस्तूस हुकूमत में ले आए कि आ जाए भाई, आके इस मुल्क की माशरत को दुरुस्त कर दें। और उसमें वह दिन रात एक किया गया, हमें सुहाने ख्वाब दिखाए गए, हमें कहा गया कि जो शख्स पहले बैठा था वो इस मुल्क को तबाह करने के लिए बैठा था। मुल्क तो तबाह हो चुका है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, और जिन पाकिस्तान की करीम को ला के बैठा दिया गया कि जनाब ये माशरत को दुरुस्त कर देंगे, उसने इस मुल्क की माशरत के साथ क्या गनौना खेल खेला वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, देखने वाले भी जानते। जो सियासतदान अपने खासे इलेक्शन में साहब करते हुए 25 करोड़ की फैक्ट्री को 25,000 या 50,000 या 25 लाख में शो करके कहें इसलिए कि उन्हें टैक्स ना देना पड़ता हो, जो ये शो करे कि जनाब मेरे इतने 1000 एकड़ ज़मीन जो है वो जनाब उसकी कीमत ये है, आप ज़रा निकलवा के देखें ना, तो उन्होंने इस मुल्क की इक़्तिसादी मुआशी सूरत हाल को दुरुस्त करना है, वो कभी नहीं कर सकते। मैं क्विकली कहना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे काबिल लोगों की सर बिल्कुल भी कमी नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है जो इस वक्त शुरू हुई है इलेक्शन के वक्त, जब उनके पावर लॉबीज़ के माफियाज़ के पैसों से उनके ही बंदों को आप इलेक्ट करके लाते हैं, फिर उनको ही पॉलिसी बनाने के ऊपर कैबिनेट के अंदर लेके आते हैं, तो ख़राबी वहाँ से शुरू हो जाती है। नीयत में ख़राबी है, सिस्टम के अंदर ख़राबी है, एलीट कैप्चर कह लें, अशराफिया का रूल कह लें, ओलिगार्की कह रहे हैं, पनोपली कह लें, जो मर्जी कह लें इसको, पर बुनियादी ये बात है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है ये। और जो ही ये भी नहीं है कि किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है, जो ही कोई FIA की रिपोर्ट, जो ही किसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब फलाने सेक्टर के अंदर ये खराबियां हैं, और कोई गवर्नमेंट भी, तमाम ही गवर्नमेंट इसमें शामिल कर लें, वो दुरुस्त करने की कोशिश करती है, वो गवर्नमेंट चली जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। सो ये बहस फजूल बहस है, पार्टीज़ का नहीं, तमाम ही पार्टी जिसके अंदर कहें उनके अंदर यही लोग लॉबीज बैठे हैं। शब्बर जैदी ने वैसे तो पता नहीं क्या उसने 4-5 मसाले गिनवाई थी, बड़ी जेन्युइन मसाले। एक तो उन्होंने कहा जी मैंने टैक्स पूछ लिया कि ये पैसे कैसे हैं, तो 46 MNA MPs जो थे और नाम ले लिया, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत मेरे पास आए और मुझे नसरुल्लाह दरेशा ने कहा पुत्र है तू की कर रहे हैं, जा काम कर अपना, असी इन्हें साल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं टैक्स नहीं लगा सका। जब मैंने कहा फाटा में सरिया जो है टैक्स फ्री है वो, तो हमाद अजहर का कुछ इंटरेस्ट पैदा हो गया। जब मैंने कहा ताजरों पर टैक्स लगाओ तो सारे बोल पड़े कि इनको रोको, ना आप एग्रीकल्चर टैक्स लगा सकते हैं, ना आप ताजरों पर टैक्स लगा सकते हैं, ना आप उन लोग PTI स्पेसिफिक। अच्छा मीर साहब मेरा एक सवाल है, इसहाक डार साहब ने फरमाया आपने वापस आते ही कि मुझे पता है डॉलर कौन कौन चोरी कर रहा है, डॉलर कौन 2 नंबरी कर रहा है, मुझे पता है कि डॉलर में कौन कौन मुलव्वस है। इस डॉलर का सवाल है कि मैं ब्रेक की तरफ से मुफ्ती साहब का तो मैं डॉलर पे आता हूँ, मुझे बताएं इसहाक डार साहब ने कहा ना, इसहाक डार साहब रहे वहाँ पे इक़्तिदार में 17 महीने रहे इक़्तिदार में, बल्कि अब भी वही हैं, अगर देखा जाए तो अब भी वही हैं लोग। क्योंकि $1 माफिया का शख्स पकड़ा, किसी एक बैंकर को पकड़ा, किसी एक ऐसे शख्स को पकड़ा। वो मैं आपको बात कर, मैं कहता हूँ उसकी आखिरी बात ये थी कि मैंने लैंड जमीनों पे वो DC रेट पे बढ़ाया, गाड़ियों में आते थे पार्लियामेंट में और गरीब लोग। मुझे समीर साहब ब्रेक की तरफ जाना है, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे $1-2 का जो सवाल राना साहब ने छोड़ा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से तो बात चल रही है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस के अंदर 2 ऐसे क्राइसिस हैं जिनके ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत है। एक हमारा तालीम के अंदर एजुकेशन क्राइसिस हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है, सेकेंडली हेल्थ का क्राइसिस है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे अपनी इस ग्रैंड डिबेट के अंदर। एक तो डॉलर्स के हवाले से सवाल राना अजीम साहब ने छोड़ा था मीर साहब के लिए, मीर साहब उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी।
और वो जवाब दे दीजिए। सेकेंडली हम एजुकेशन के क्राइसिस के ऊपर और हेल्थ के क्राइसिस के ऊपर भी बात करेंगे। मीर साहब, कौन सा सवाल जी? राना अजीम साहब ने एक डॉलर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। इसाक डार साहब ने क्लेम किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं। मुझे डॉलर का मसला तो ये है कि पहले पेट्रोल की बात मैंने की थी। उन्होंने कहा कि सरफराज बुख्ती भी उसे वज़ीर दाखिला था आपका, उसने कहा ये ऊँटों पे नहीं आता जो पेट्रोल ईरान से आता है। और अगला फिक्रा उसने ये कहा कि अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कोर्ट मार्शल भी होगा, कोर्ट मार्शल के साथ जेल भी होगी, सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी। शब्बर जैदी ने उठाए थे। नहीं, ये सरफराज बुख्ती ने ये कहा। मतलब ये है कि ये इस मुल्क में डॉलर जाता कैसे था, सिर्फ कंपनियों की मामला नहीं है। कंपनियों के गिर्द आपने घेरा तंग किया और ये किया कि इलीगल जो ट्रांजैक्शन कंपनियों के बाहर लोग करते हैं रोकी जाए, तो डॉलर ऐसा ऐसा कम हुआ है। लेकिन जितना कम भाई अगर जा रहा है अफगानिस्तान में, तो क्या वो ऊँटों में लद के जा रहा है? कैसे जा रहा है? सही, ठीक। आप इसको देखें, आपका सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है जनाब। आप किसी एक इदारे पे काम नहीं करते। पिछली बार इलेक्शन कराया आपने, यहाँ पर कहा कि अदालतों से कराना है, फिर आप अदालतों के खिलाफ हो गए। इस बार आप एग्जेक्टिव से करा रहे हैं, अगली बार आप कहेंगे इनसे नहीं कराना। किससे कराना भाई? कोई मुल्क में एक अदारा है जिस पर आप ट्रस्ट कर सके? चलिए ठीक है, काम कराने की बात है। आमिर साहब, आपसे मैं सवाल शुरू करूंगी, यहीं से आगे बढ़ते हैं। हमेशा जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, उसकी तरजीहात में फिल वक्त जो आवाम को बेचने के लिए ख्वाब है, उसमें एक तालीम है जिसमें अमूमी तौर पे कहा जाता है हर बच्चा स्कूल के अंदर। वो पिछली कई दहाइयों से हर बच्चा स्कूल में जा रहा है, तब भी वो बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक तो एजुकेशन का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? और सेकेंडली हेल्थ का क्राइसिस दूर करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि हमें लगता है कि नहीं, इन्होंने आवाम के लिए काम कम और अपनी करप्शन ज़्यादा की है। कैसे दूर हो सकता? बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर ये अक्कासी नहीं करती सूरत हाल की। ये आप कहें कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्कूल से बाहर बच्चे जी 2.5 करोड़ के करीब फिगर है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी तादाद है जो ड्रॉप आउट्स की है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन के बाहर निकाल दिए जाते हैं या वो तालीम नहीं हासिल कर पाते। उसके बाद फिर इस तरह ही आगे जाते जाएं और जो तालीम हासिल भी करते हैं, वो अभी जुनैरा जिस तरह कह रही थी, जो मयार है तालीम का, उनकी काबिलियत वो वाली नहीं होती है कि दुनिया में उनको कहीं भी जो है नौकरी मिल सके, ना एकेडमिक, ना टेक्सचुअल, ना वोकेशनल। याद रहे कि हमारी जो बेहतरीन 70s के अंदर तरक्की हुई थी वो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर हमने मिडल ईस्ट में जब लोग भिजवाने शुरू किए थे, और उसके लिए वो भी नहीं है। तो बहरहाल इसमें तो कोई बहस नहीं है कि आगे भी ये बात हुई है कि दुनिया भर में, क्योंकि हमने रॉकेट को री इन्वेंट तो नहीं करना, कि आपने अगर वही आबादी यूथ बल्ज जो है, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा हो सकता है, कि अगर उनको आप तालीम याफ्ता करें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, मगर अगर वो नहीं करते तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी है, और जो कि लाइबिलिटी बन गई है। हमने वो गोल्स मिस कर दिए हुए हैं। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये है कि जो गंदगी पड़ गई हुई, जो ख़राबी हो गई है, कितने साल या कितनी दहाइयाँ लगेंगी कि अगर हम वो सही अपनी पॉलिसी कर लें तो वो दुरुस्त होगा। ठीक है, ये वो स्टेज गुजर चुकी है हमारी कि जिसके आप कहते हैं कि एक बजट के अंदर या एक गवर्नमेंट आके ये कर देगा। नहीं, हमारी खराबी इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। मगर बुरी बात यह है कि हमने अभी भी वो पॉलिसी की तरफ हमारा रुझान नहीं है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट जो है आती है, वो हेल्थ और एजुकेशन का वो फिगर जो है ऊपर तो क्या जाना, मज़ीद नीचे जाता है। उसकी वो बनाई जाती है, फिर बजट एस्टिमेट के अंदर जब रिवाइज़ किया जाता है और दूसरे सेक्टर्स में लेके जाना चाहता है, सबसे पहले जो कट लगता है वो एजुकेशन पे लगता है या हेल्थ पे लगता है। और ये लास्टली बदकिस्मती की बात ये है कि भी जुनैरा ने एक बड़ी सी बात की कि हमें जिन इदारों को हम बदनाम हैं, वर्ल्ड बैंक और इस्तेमारियत का सिंबलिज्म कहते हैं, वो स्टेज आ गई है, वो हमें कह रहे हैं, उनकी हर रिपोर्ट में कहते हैं कि आप अपने गुरबा को, अपने महरूम तबकों को ट्रांसफ़र करें रिसोर्सेज, आप डायरेक्टली उनको पैसा दें, चाहे BISP के ज़रिए दें, कैसे दें, आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर। इन इदारों को कहना पड़ रहा है, हमें शर्म नहीं आती। सही है। इसमें मैं एक और चीज़ एनर्जी क्राइसिस भी ऐड करूँगी। शाह साहब, रात के अंधेरे हैं और कहा जाता है दिन में भी अंधेरे हैं घरों में, वो अंधेरे हम दूर कर देंगे, आप वोट हमें दें। एजुकेशन सस्ती हो जाएगी, आप वोट हमें दें।
हेल्थ कार्ड्स आपको दोबारा से आ रहा है कि जी हेल्थ कार्ड्स भी आपको देंगे, इतने लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है, वोट हमें दें। ये सारे क्राइसिस के लिए वोट जब दिया जाता है, क्राइसिस तो बाकी रहते हैं, वो लोग हुकूमत में आ जाते हैं, तो कैसे इसको दूर किया जा सकता है? पहली तो बुनियादी गलती पाकिस्तान में जो हो चुकी है और अभी तक सुधारने की कोशिश कोई नहीं हुई, वो ये हुई कि हमने प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन से तवज्जो हटा के हायर एजुकेशन पे सारे वसाइल लगाना शुरू कर दिए। आपको अगर पिछले 10 साल का डाटा पंजाब का निकालें तो आपके प्राइमरी स्कूल बजाय बढ़ने के वो कम हुए हैं और यूनिवर्सिटी हर ज़िले में बनाई जा रही है। दुनिया में आप तरक्की याफ्ता मालिक जिन लोगों ने तरक्की की है, जापान हो, चीन हो, कोई भी आप मिसाल लेंगे, वहाँ हमेशा प्राइमरी और मिडिल स्कूल एजुकेशन पर तवज्जो दी गई है सबसे ज़्यादा। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी है कि जब आप प्राइमरी और मिडिल स्कूल पे देते हैं, फिर आप वोकेशनल की तरफ जाएंगे, एक सिर्फ आपको एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ही नहीं, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं चाहिए, बल्कि एक इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा लिखा अगर आपको पास होगा तो वो बेहतर क्वालिटी यहाँ भी प्रोड्यूस करेगा और मुल्क से बाहर भी उसकी डिमांड होगी। हमारे यहाँ एक ख़राबी ये हुई। दूसरी ख़राबी ये हुई कि हेल्थ में भी आपने यही कुछ किया है कि आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, बिल्डिंग आपने बना दी है, डॉक्टर वहाँ मौजूद है, दवाई मौजूद नहीं है। नतीजा ये है कि आप वसाइल आप ख़र्च कर रहे हैं, आम आदमी को सेहत नहीं मिल रही, सेहत की सहूलत मैसर नहीं है। तो ये एक बुनियादी ख़राबी है जो दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत शोर उठा 18वीं तरमीम के बाद कि जी हेल्थ और जो एजुकेशन है वो आप सूबों के हवाले ना करें, कैपेसिटी का इशू है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हेल्थ और एजुकेशन जो है वो म्यूनसिपल सतह पे लेके जाएं। और जब तक आपको अयूब ख़ान के दौर तक, आप मीर साहब बेहतर समझते हैं, जब तक ये हेल्थ और एजुकेशन जो थी म्यूनसिपल सतह पे थी, उस वक्त तक बेहतर रिज़ल्ट आपने दिए हैं। जब आपने इसको सूबे की सतह पर फिर मरकज़ की सतह पर गए हैं, उसके बाद ख़राबी पैदा हुई है, वसाइल ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत ही बुरे आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने हायर एजुकेशन सूबों में और मरकज़ में बना के रखे हैं, ये वसाइल का ज़िया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनर्जी क्राइसिस आपका उस वक्त तक दुरुस्त हो ही नहीं सकता जब तक आपके IPPs मौजूद हैं। आपका इन्हिसार तेल पर है, जो आपकी इंपोर्टेड एनर्जी पर आपका इन्हिसार है, आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। आप झोंकते चले जाएंगे सारे वसाइल और आपको कोई हासिल नहीं होगा। अगर आप 1 साल की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें और ये कह दें कि जी आप ये इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आपने जो एक धोखा दिया आवाम को कि जी हम आपको बिजली देंगे जैसे तैसे भी हो, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, खा उसके बाद हमें बिजली चोरी करनी पड़े, खा हमें घर के जेवर बेचने पड़े, बच्चों का जो बेटी का जहेज़ बेच कर बिल देना पड़े। ये एक ट्रैप है। सही। इससे निजात हासिल करेंगे तो फिर हम देखें, आज आपकी जो इकॉनमी है, मईशत सनत है, किससे कंपेटेबल है? क्या आप बांग्लादेश से मुकाबला कर सकते हैं? आप इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं? आप ताइवान से मुकाबला कर सकते हैं? आप कोरिया से मुकाबला कर सकते हैं? आप किस से मुकाबला करेंगे? आपकी तो कोई चीज़ बाहर बिकने के काबिल नहीं छोड़ी आपने, इतना महंगा होगी। 90 रुपये या 80 रुपये यूनिट बिजली खरीद के जो आपकी प्रोडक्ट हो रही है वो कौन ख़रीदेगा? सही है। तो इसलिए ये बिजली का बहरान उस दिन ख़त्म होगा जब आप ये इम्पोर्टेड कोयला, इम्पोर्टेड गैस, इम्पोर्टेड तेल जो है इस पर ये कारखाने बंद करेंगे। आप सीने पर पत्थर रख के ये बंद करके सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करेंगे, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, आपकी मईशत भी बेहतर होगी, आपकी एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। एक्सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो मसला हल होगा। मैं सादा बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी अब भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में। दूसरी बात ये कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर भी यूनिवर्सिटी चला रहा होगा, एक अपनी एयरलाइन भी चला रहा होगा, फिर PIA नहीं चलेगी।
हुआ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है। मोदी कौन सा, मोदी के पीछे बड़े सरमायादार हैं, मित्तल है, परे, वो खुद कौन सी दुकान बेचता है, क्या काम करता है। आप देखें ना, आज वो $550 बिलियन के ऊपर प्रिजाइड ओवर कर रहा है। 47 में हमारे साथ आज़ाद हुआ था, और वहाँ गुर्बत है, जिल्लत है, हर जगह है, मगर हमारी तरह धक्के नहीं खा रहे। बात ये है कि ये इतनी नालायक और हरीस रूलिंग क्लास कि इसने, एक होता है ना कि एक आप कारोबार करते हो, उस कारोबार में एक रनिंग कैपिटल वो ही खा गए ने। अब मोदी भी खाता है, वहाँ करोड़ों रुपए की, करोड़ों हज़ारों करोड़ की करप्शन होती है, लेकिन वो अपनी जो खजाना है या वो अपने वो उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा होता है। यहाँ क्या हुआ, उन्होंने कहा लुटो बेचो खाओ। और दूसरी बात ये, अब जो बात शायद भाई ने की कि जब किसको नहीं पता कि कौन सा कब्जा ग्रुप किस पार्टी को फंड करता है, बल्कि ग्रासरूट तक उनके घर भिजवाता है, मतलब यार लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कम अज कम। तो ये मसला क्या है, मसला ये है कि यहाँ जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास नहीं है, दुकानदार हैं, करियाना क्लास आ गई है ऊपर। कौन सा विजनरी आपके लीडरों में है भाई। और दूसरी बात ही, मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे, जितना जुल्म इस मुल्क पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो PhD थे, जो 2 नंबर डिग्रियां लेके आके यहाँ हमें 2 नंबर ये मॉडल पढ़ाते रहे, उसकी वजह से हुआ। ये नहीं ठीक हो सकता। IPPs में इनके हिस्से हैं। मैंने डॉक्टर इकरामुल हक से पूछा कि यार IMF का क्या ताल्लुक है कि आपको ट्रांश इसलिए देंगे क्योंकि आप पहले IPPs के पैसे दें। उसने कहा जनाब IMF के ज़ैली इदारे की इन्वेस्टमेंट है IPPs में। कि मुझे डॉक्टर इकरामुल हक ने बताया। मेरे पास 1993 के मुआहिदों की तफसील मौजूद है, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बताऊं, जो 93 में पीपल्स पार्टी ने किया था और इन्होंने किया था। इंसान का दिल करता है अपने बाल उखाड़ दे। 2080 का कोलेटरल था, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 80 रुपया बैंक से लिया। 80 रुपया कौन सर्विस करेगा, मैं और आप। बैंक के पैसे हम देंगे, इनपुट कौन देगा, मैं और आप। शहबाज शरीफ साहब के खोलें, जो हाई कोर्ट में इशू आया था, तो उन्होंने कहा था जी ये मुआहिदा बाहर खोलें, तो इन्होंने कहा था अपना किबला शहबाज शरीफ साहब ने कि जी ये कौमी राज है। तो भाई कादा कौमी राज है, पैसे साढ़े ने, ठेका तुसी कीता है, प्लीज डेलस के ये कैसे हुआ। चलिए, तो बात ये है कि इस बर्बादी के बेनिफिशरी अगर आपके रूलर्स होंगे तो क्यों खोलेंगे, क्यों पकड़ेंगे, इसलिए नहीं पकड़। मेरे पास वक्त कम है, शार्प कमेंट चाहिए मुझे। मीर साहब की इजाज़त से जुनैरा आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान के अंदर दोहरी शहरियत रखना जुर्म है, तो फिर अपना कारोबार रखना जुर्म क्यों नहीं है? बास पुरसिस की क्यों नहीं होती? जिस मर्जी चीज़ को जुर्म बना ले, ये कौन सा मसला है? हो सकता है कल इलेक्शन से एक दिन पहले पता चले कि फ़लाँ क्लास का वोट डालना मना है। हाउ डू यू नो पाकिस्तान में कल किसी को क्या सूट करता हो, जिन लोगों के स्टेक्स हैं सिस्टम में, वो किस चीज़ को हलाल कर दें, किसको हराम कर दें। क्या वाकई इतना आसान है रिंग साहब? मेरा नहीं ख्याल इतना आसान है, लेकिन जो एक बात मैं करना चाहूँगा, हेल्थ और एजुकेशन की बात हो रही थी, जो इरशाद साहब ने बात की। आज उसूली तौर पे आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस ग्रैंड डिबेट में हम कंपैरिजन कर रहे होते सिंध का, KP का, बलूचिस्तान का और पंजाब का, कि 18th अमेंडमेंट के बाद अगर काम हुआ सूबों में तो किसने अच्छा किया, किसको रोल मॉडल बना के बाकी सूबों को उस तरह चलाना चाहिए। हम वो नहीं कर रहे। हम आज भी इसी बहस में उलझे हुए हैं कि फ़लाँ सियासी जमात के साथ ज्यादती हो गई, फलाना हो गया। अब डिबेट परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। चलें, जो नहीं हुई आगे चल के करनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय में आफ्टर 18th अमेंडमेंट चीज़ें कुछ बेहतर अगर सूबों में हुई हैं, कुछ खराबियां भी हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चंद रोज़ कब ईरानी गवर्नमेंट ने चंद डायलिसिस मशीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर दी और ये कहा कि ये जो उनके साथ बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए। FBR के एक साहब DG हेल्थ को लिखते हैं पहले ये मशीन्स इस्लामाबाद आएंगी और फिर दोबारा माशकेल जाएंगी। कौन इसकी कॉस्ट पे करेगी? आई नीड टू से समथिंग हियर। देखिए, बात ये है कि 60s में 70s में UAE को डेवलप करने वाला जो मजदूर तबका था वो सारा पाकिस्तान से गया। उन कंट्रीज़ को बना के वहाँ से दिरहम और रियाल भेज के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। आज वो बच्चे किधर हैं? आज वो असेंबलीज़ में कहीं कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, कोई मेयर कहीं नज़र आते हैं आपको? वो दोबारा से नौकरियों पे लगे हुए। चेंज यहाँ से आएगा कि आप आम आदमी को मेयर बनने दें लेकिन जो क्लासिक सीन हमने मेयर बनने का कराची में देखा, उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप आप और मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। राना साहब, लोकल गवर्नमेंट का किया ही नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा दुनिया भर में कहीं डेवलपमेंट बंदियात के हुई ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है। सर, मैं 1 मिनट में ख़त्म करूंगा। बिल्कुल, आप ज़रा गौर करें कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की हुकूमत में जितने भी हुक्मरान आए हैं, जितनी भी जमातों ने सियासत की है, इसमें एजुकेशन का मिनिस्टर और हेल्थ का मिनिस्टर, ज़रा इनमें 95% वो लोग हैं जिनकी ज़ाती हेल्थ एजुकेशन का मिनिस्टर वो है जिसकी ज़ाती यूनिवर्सिटियाँ हैं, और हेल्थ का मिनिस्टर वो है जिसके ज़ाती मेडिसिन का कारोबार होगा,
या जिसके ज़ाती हॉस्पिटल होंगे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर आप चेक करें जितनी मेडिसिन की कंपनियां हैं वो किन किन लोगों की हैं, उनमें कौन कौन सियासतदान मुलव्वस हैं। एजुकेशन के हिसाब से आप देखें प्राइवेट एजुकेशन जो है वो किन किन सियासतदानों के पास है, किन किन कौन कौन से लोग हैं जो बड़े घराने हैं जो उस पर बैठे हुए हैं। फिर वो क्यों पाकिस्तान की सरकारी एजुकेशन पे या सरकारी अस्पतालों पे क्यों तवज्जो देंगे, फिर उनकी तवज्जो नहीं होगी। आमिर साहब मैं क्विकली इसमें ऐड कर दूं कि अमेरिका में, यूरोप में वो उन सेक्टर से एक्सपर्ट लिए जाते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को इंडस्ट्री का वजीर बनाया जाता है, मगर दो चीज़ें, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून है कि आपके उससे नहीं, दूसरा आप अपने तमाम कारोबार से अपने आप को डिसोसिएट करते हैं, आप उससे सारे अलहदा होते हैं, फिर आप वो वाली नौकरी लेते हैं। और अगर पकड़ा जाए आपने कि आप अपने अपने ख़ानदान की किसी इंडस्ट्री को या किसी चीज़ को कोई बेनिफिट दिया है तो वो आपके लिए सियासी मौत होती है। सो ये करने में कोई बुराई नहीं है, उसका मिसयूज़ ये नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप वजीर भी बना दें और उसके पास इख्तियार भी हो कि अपने ही इंडस्ट्री की वो पॉलिसी भी वो बनाए। ठीक है, चलिए मेरे तमाम पैनल का बेहद शुक्रिया। मेरे तमाम मेहमान और मेरा ये पूरा पैनल इसलिए यहाँ पर मौजूद था, इस ग्रैंड डिबेट का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, जिसको बड़े मशकूक अंदाज में देखा जा रहा है, उस शक को ख़त्म किया जा सके। इस इलेक्शन का वाहिद मकसद जो है आम आदमी की बेहतर ज़िंदगी और पाकिस्तान के अंदर जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर करना है। जो शक है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए इस पूरी ग्रैंड डिबेट का एहतमाम किया गया था, और आवाम के लिए भी कि जिस इलेक्शन के ऊपर शक है उसे साफ़ और शफाफ इलेक्शन बनाने में आवाम भी अपना रोल प्ले करते हैं। हर आदमी जब अपने घर से निकलेगा, अपना वोट कास्ट करेगा, तो यकीनी तौर पे बेहतरी देखने में आएगी। उम्मीद है कि जो कन्फ्यूजन आवाम के जहनों में मौजूद है उसको दूर करने में हमारे इस पैनल ने अपना भरपूर किरदार अदा किया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।